यस, सो नाउ वी आर एट चैप्टर नंबर 13, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरीके की ऑडिट एंटिटीज का ऑडिट करते समय क्या क्या पॉइंट्स ऑडिटर को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले आगे बढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑडिट की तरफ। ठीक है, सबसे फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑडिट, जो इस चैप्टर का वन ऑफ द मेजर पार्ट है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ऑडिट में क्या है, आपको पता है गवर्नमेंट ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता है, वो होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। ठीक है, अब उसके ड्यूटीज और पावर क्या है, पहले हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ड्यूटीज ऑफ CAG की क्या क्या ड्यूटीज है। तो ड्यूटी के अंदर पहला ड्यूटी है कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कंपाइल करना और सबमिट करना, ये पहला ड्यूटी है। सेकंड ड्यूटी क्या है, कुछ जनरल प्रोविजंस है रिलेटिंग टू ऑडिट जो CAG की ड्यूटी में आते हैं। पहला क्या है, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इंडिया के फंड में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब जिसको हम लोग ट्रेजरी बोलते हैं, तिजोरी बोलते हैं कंट्री की, उसमें से जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका ऑडिट करना है और उस पर प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है। दूसरा है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो इनकम के हो चाहे वो एक्सपेंस के हो, उसको आपको ऑडिट करना और रिपोर्ट करना है, ये CAG का सेकंड ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद में टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स kept in any department of the union and state government। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट में, जैसे कि रोड डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट जो है उसके उन हर डिपार्टमेंट का जो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, P&L बैलेंस शीट अकाउंट्स है उसका ऑडिट और रिपोर्ट करना। तो ये तीन जनरल प्रोविजंस है CAG के जो कि रिलेटेड टू ऑडिट आते हैं। पहला आता है एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना, दूसरा ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करना और तीसरा जो भी डिपार्टमेंट्स है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के, उनके P&L बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का ऑडिट करना। उसके बाद में थर्ड आता है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का ऑडिट, ये भी एक ड्यूटी CAG का होता है। वो क्या है, वेयर एनी बॉडी और अथॉरिटी इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय ग्रांट्स और लोन्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर कोई भी ऐसी कंपनी है या कोई भी ऐसी बॉडी है या अथॉरिटी है जिसको मेजरली जो फाइनेंस मिला है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिला है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको मेजरली फाइनेंस जो मिला है, ठीक है, अगर ऐसी कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो उस बॉडी का, उस कंपनी का सारा रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का ऑडिट जो है CAG को करना है। ठीक है, ऑडिट ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, उसके बाद में आता है ऑडिट ऑफ ग्रांट्स और लोन्स। ठीक है, वेयर एनी ग्रांट और लोन इज गिवन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इंडिया की तिजोरी में से अगर कोई भी ग्रांट और लोन दिया है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो CAG शैल स्क्रूटिनाइज द प्रोसीजर्स बाय विच द सैंक्शनिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइज इटसेल्फ एज टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच द ग्रांट वर गिवन। अभी कोई भी ग्रांट जब गवर्नमेंट देती है तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं, है ना, कि आपने ये काम करना चाहिए तब जाके आपको ग्रांट मिलेगा। तो CAG को ये स्क्रूटनाइज करना चाहिए कि जिसने भी वो ग्रांट को सैंक्शन किया है, मतलब अप्रूव किया है, उसने क्या क्या चीज़ें चेक करी है। ठीक है, बिफोर सैंक्शनिंग द ग्रांट उसने क्या क्या चीज़ें चेक करी है। ठीक है, और सारे कंडीशंस फुलफिल हुए या नहीं हुए वो उसको चेक करना चाहिए। उसके बाद में फिफ्थ है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन और स्टेट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो ये कुछ ड्यूटीज है जो CAG की होती है, जो मैंने यहाँ पे समराइज्ड वे में लिखी है। ठीक है, अब आता है पावर। अब इस CAG का पावर क्या है, टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में जितने भी ऑफिस है वो हर ऑफिस के अकाउंट्स इंस्पेक्ट CAG कर सकता है। टू रिक्वायर दैट एनी अकाउंट्स, बुक्स, पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बी सेंट टू स्पेसिफाइड प्लेसेस। CAG बोल सकता है कि भाई हमको ये चेन्नई में से, चेन्नई के ये ऑफिस के ये पेपर्स जो है वो दिल्ली में कोरियर करिए। CAG चाहे उतने पेपर्स कहीं ना कहीं कोई भी जगह पे इंडिया में मंगा सकता है। टू रिक्वायर दैट एनी अकाउंट्स, बुक्स, पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बी सेंट टू स्पेसिफाइड प्लेसेस। उसके बाद में आता है टू पुट सच क्वेश्चंस और मेक सच ऑब्जर्वेशन एज ही मे कंसिडर नेसेसरी टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑफिस। ठीक है, जो भी उस ऑफिस में चार्ज में पर्सन है, जो भी कर्मचारी उस ऑफिस में, जो भी मैनेजर उस ऑफिस में अपॉइंटेड है, उससे जितने चाहे उतने क्वेश्चंस, उतनी इंक्वायरी वो कर सकते हैं। तो ये तीन पावर CAG के होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे एक्सपेंडिचर ऑडिट के ऊपर। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑडिट में क्या है, द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट का मेजर कंपोनेंट है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। The basic standards set for audit of expenditure are to ensure that there is a provision of funds authorized by competent authority fixing the limits within which the expenditure can be incurred। बोल रहा है कि बेसिक स्टैंडर्ड
ऑर्डर जब आप ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर करोगे एज अ सीएजी, जब ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर करोगे तो एक बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या है कि जो भी फंड्स है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑथोराइज किए हैं और उस पर कुछ लिमिट है कि भी इतने ही ऑथोराइज कर सकते हैं ना। वो स्टैंडर्ड्स क्या है, एग्जाम में आ सकता है सेट द बेसिक स्टैंडर्ड्स सेट फॉर ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या बेसिक स्टैंडर्ड, लाइक जब आप ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर करने जाओगे तो क्या क्या बेसिक स्टैंडर्ड्स आपके दिमाग में एज एन ऑडिटर रहेंगे कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए जब आप कोई भी एक्सपेंडिचर ऑथराइज हो रहा है। तो पहला स्टैंडर्ड क्या है, दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड कंफर्म्स टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट। जो भी स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट मतलब कोई भी एक्ट में लिखा हुआ है उसके प्रोविजन के हिसाब से ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब एक्ट में लिखे गए प्रोविजन के हिसाब से ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, एंड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके हिसाब उन्होंने जो फाइनेंशियल रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं उसके हिसाब से ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। इसको कहते हैं सच एन ऑडिट इज कॉल्ड एज ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, तो आप इस ऑडिट में आप ये चेक करते हो कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो रेलेवेंट रूल्स और रेलेवेंट स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट्स के हिसाब से ही हुआ है, तो उसको कंफर्म करके ही हुआ है। ठीक है। सेकंड आता है दैट देयर इज अ सैंक्शन आइदर स्पेशल और जनरल अकॉर्डेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर होने के पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस पर साइन करके सैंक्शन किया है कि हाँ बाबा ये एक्सपेंडिचर आप कर सकते हो। दैट देयर इज सैंक्शन आइदर जनरल और स्पेशल अकॉर्डेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइजिंग द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को ऑथराइज करने का सैंक्शन है। सच एन ऑडिट इज कॉल्ड एज द ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। ऐसे ऑडिट, इस तरीके का ऑडिट को बोलते हैं ऑडिट ऑफ सैंक्शन, कि जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है प्रॉपर्ली सैंक्शन हुआ है। पहला पड़ा ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड ऑर्डर। सेकंड पड़ा ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन। थर्ड है दैट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फंड्स आउट ऑफ विच एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड। ठीक है, एंड द सेम हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अभी क्या होता है ना कि गवर्नमेंट की तिजोरी में मान लीजिए 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो ये 100 करोड़ रुपए के लिए ना अलग अलग से बांटा जाता है कि भी 20 करोड़ रुपए जो है वो रोड डेवलपमेंट में खर्च होंगे नितिन गडकरी के, ठीक है, 20 करोड़ जो है वो हेल्थ पे खर्च होंगे, ठीक है, 20 करोड़ जो है वो डेवलपमेंट पे अपने इस पे कंस्ट्रक्शन पे खर्च होंगे, ठीक है। ऐसे जो भी जितना भी अमाउंट है उसको अलग अलग खर्चों का प्रोविजन कर दिया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। तो सीएजी को ये चेक करना है कि जो भी इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से जो भी प्रोविजन कर रखा है इस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए, जो भी प्रोविजन कर रखा है उसमें से ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। दैट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फंड्स आउट ऑफ विच एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड। 20 करोड़ रोड के लिए निकाल दिए नितिन गडकरी के और उसमें से ही नितिन गडकरी अपने खर्चे कर रहा है, एंड द सेम हैज बीन ऑथराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको ऑथराइज भी किया है। ऐसा नहीं कि एक बार 20 करोड़ प्रोविजन कर लिए तो अब नितिन गडकरी कैसे भी उसको यूज करे, नहीं, उसमें भी सैंक्शन करने के लिए अथॉरिटी रहना चाहिए कि 20 करोड़ में से 5 करोड़ महाराष्ट्र में जाएंगे, 5 करोड़ गुजरात में जाएंगे, ऐसा। सच एन ऑडिट इज कॉल्ड ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, ठीक है। उसके बाद में आता है that the expenditure is incurred with due regard to the broad and general principles of financial propriety, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी के जनरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक्सपेंडिचर हुआ है। सच एन ऑडिट इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटरी ऑडिट। फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी मतलब कि अगर ये खर्चा आप खुद के जेब से करते तो किस तरीके से करते। मान लीजिए गवर्नमेंट का पैसा है तो आप फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, और अगर खुद का पैसा रहता था तो आप उसको इकोनॉमिक क्लास में या ट्रेन से ट्रैवल करते थे। तो फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी के हिसाब से खर्चा होना चाहिए, ये आपको चेक करना है। उसके बाद में आता है वेरियस स्कीम्स वेयर लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड आर बीइंग रन इकोनॉमिकली एंड आर यील्डिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है। बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट फंड करता है ना, जैसे कि एक टाइम पे शिक्षा अभियान और बहुत सारे कॉपी मुक्त अभियान, ऐसे बड़े बड़े अभियान चले थे। तो ये जो अभियान है ये जिस पर्पस के लिए चालू किए गए थे उस पर्पस को वो अचीव कर रहे हैं क्या, और इकोनॉमिकली रन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इस पे 100 रुपये खर्चा लगना चाहिए था और 200 रुपये खर्चा लग रहा है। तो वो उसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट। क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस ऑडिट। तो हमने क्या क्या पढ़ा? ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। ये 5 तरीके के बेसिक जो स्टैंडर्ड्स है फॉर एक्सपेंडिचर ऑडिट, ये सीएजी को ध्यान में रखना है। इसके बाद में आता है सम जनरल प्रिंसिपल्स हैव बीन लेड डाउन इन द ऑडिट कोड व्हिच हैव फॉर लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। अभी हमने ऊपर पढ़ा फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। अब फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी चेक करने के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है जो ऑडिटर को ध्यान में रखने हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या है? पहला, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन ओकेजन डिमांड्स। जो भी ओकेजन है, ठीक है, सी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक हेल्थ का वो लगा रही है, हेल्थ मेला, जिसमें सबको फ्री चेकअप्स है।
अब उसमें नॉर्मली देखा जाए तो 10-20 करोड़ रुपए लगने चाहिए, लेकिन मान लीजिए उसमें 100 करोड़ लग गए, तो एक्सपेंडिचर जो ओकेजन है उस हिसाब से प्राइमा फेसी देखिए तो 10-20 करोड़ में काम हो जाना चाहिए था, तो उससे ज़्यादा है तो फिर इशू है। तो द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। No authority should exercise its power of sanctioning expenditure to pass an order which will be directly or indirectly to its own advantage। ठीक है, किसी ने भी ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑफिसर ने गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिसर ने ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए जिससे उसको खुद का बेनिफिट हो। खुद के जवाई को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, खुद के भाई को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज, जो उसके खुद के एडवांटेज के लिए रहेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद में पब्लिक मनीज शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। जो पब्लिक का पैसा है वो यूटिलाइज नहीं होना चाहिए कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए या कोई भी एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए। ठीक है, ये सबके लिए, पूरी जनता जनार्दन के लिए होना चाहिए, कोई भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट हो गया। उसके बाद में आता है, अभी हमने ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ऑडिट ऑफ रिसिप्ट। वेदर ऑल, अब इसमें क्या चेक करेगा सीएजी कि वेदर ऑल रेवेन्यूज और अदर डेट्स ड्यू टू गवर्नमेंट, जितने भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के थे या जितने भी डेट गवर्नमेंट को लोगों से कलेक्ट करना था, हैव बीन करेक्टली असेस्ड, रियलाइज्ड एंड क्रेडिटेड। वो सही तरीके से कैलकुलेट करे हैं, हमने लोगों से रियलाइज भी कर लिए, पैसा ले भी लिया और सही तरीके से गवर्नमेंट के फंड में वो क्रिएट हो भी गई। ये पहला चीज उसको ऑडिट ऑफ रिसिप्ट में चेक करना है। ठीक है, वेदर एडिक्वेट रेगुलेशंस हैव बीन फ्रेम्ड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड टू सिक्योर एन इफेक्टिव चेक ऑन असेसमेंट, कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ केसेस। क्या एडिक्वेट रेगुलेशंस और प्रोसीजर बना रखे हैं डिपार्टमेंट ने? ठीक है, जो हमने ऊपर बोला ना कि हमको देखना है कि सारे रेवेन्यू जो है वो प्रॉपरली असेस, रियलाइज और क्रेडिट हो गए। तो अब आपको ये देखना है कि ये चेक करने के लिए प्रॉपर रेगुलेशन और प्रोसीजर हर डिपार्टमेंट या एजेंसी में है या नहीं है। ठीक है, वेदर सच रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स आर एक्चुअली बीइंग कैरिड आउट। ठीक है, और जो अब सेकंड पॉइंट में हमने जो देखा कि ऐसे रेगुलेशन और प्रोसीजर रहने चाहिए, क्या वो रेगुलेशन और प्रोसीजर एक्चुअली कैरिड आउट भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो भी आपको चेक करना है। वेदर एडिक्वेट चेक्स आर इम्पोज्ड टू एंश्योर द प्रॉम्प्ट डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज। क्या एडिक्वेट चेक है लगाया हुआ ये एंश्योर करने के लिए कि भाई कोई भी अगर इरेगुलरिटी होती है तो जल्दी से जल्दी वो पकड़ी जाए। ठीक है, तो ऑडिट ऑफ रिसिप्ट करने के दौरान आप चार चीज देखोगे कि सारे रेवेन्यू और डेट्स जो है वो सही तरीके से असेस हुए, रियलाइज हुए और क्रेडिटेड हुए। सेकंड चीज आप ये देखोगे कि क्या प्रॉपर रेगुलेशन और प्रोसीजर इन प्लेस है, तो ये इंश्योर करने के लिए कि सिर्फ सारा असेसमेंट, कलेक्शन और प्रॉपर एलोकेशन हो जाएगा। उसके बाद में ये देखना है कि ये जो रेगुलेशन और प्रोसीजर है ये एक्चुअली कैरिड आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और लास्ट है कि क्या एडिक्वेट चेक इम्पोज कर रखे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जल्दी से जल्दी प्रॉम्प्ट डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज हो जाए। उसके बाद में आता है ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज। ठीक है, स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज के ऑडिट के दौरान सीएजी को क्या क्या ध्यान में रखना है। पहला है टू असर्टन वेदर रेगुलेशंस गवर्निंग परचेज, कस्टडी, सेल एंड इन्वेंट्री टेकिंग ऑफ स्टोर्स आर वेल डिवाइज्ड एंड प्रॉपरली कैरिड आउट। ठीक है, पहला क्या बोलता है कि यह असर्टन करना है कि जो भी रेगुलेशंस है, ठीक है, जो स्टोर्स एंड इन्वेंट्री का परचेज, उनका कस्टडी, उनका सेल, उनकी इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए जो भी रेगुलेशंस है वो रेगुलेशंस बराबर तरीके से बनाए हैं और सही तरीके से पालन किया जा रहा है, सही तरीके से कैरिड आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सेकेंड क्या है टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट एनी डेफिशिएंसीज इन द क्वांटिटीज ऑफ स्टोर्स हेल्ड और एनी डिफेक्ट्स इन द सिस्टम ऑफ कंट्रोल। अगर कोई भी सीएजी को स्टोर्स एंड इन्वेंट्री के ऑडिट के दौरान कोई भी अगर उनको इरेगुलरिटी मिलती है, कोई भी डेफिशिएंसी मिलती है स्टोर्स एंड इन्वेंट्री की क्वांटिटी के अंदर, तो उनको गवर्नमेंट के नोटिस में लाना है। उसके बाद में टू वेरीफाई दैट द परचेसेस आर प्रॉपर्ली सैंक्शन। जो भी स्टोर्स के परचेज किए हैं कोई भी डिपार्टमेंट ने वो प्रॉपर्ली सैंक्शनड है क्या। टू एंश्योर दैट द प्राइजेस पेड आर रीजनेबल एंड आर इन एग्रीमेंट विद दोज शोन इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ स्टोर। जो भी प्राइस हमने पे किया है स्टोर्स को ऑब्टेन करने के लिए, जो भी प्राइस उस डिपार्टमेंट ने पे किया है, ठीक है, वो रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई के हिसाब से है या नहीं है। तो ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरीज अगर एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे कि टू असर्टेन वेदर द रेगुलेशंस
are in place to purchase, sale, inventory tracking of the stores and inventory, and the regulations are properly devised and properly carried out. Second, if to report the government any deficiencies in the quantity of stores and any defect in the internal control system. थर्ड है कि जो परचेज है वो प्रॉपरली सैंक्शनड है, और फोर्थ है जो प्राइस पे परचेज किया है वो रीजनेबल है या नहीं है. उसके बाद में आता है रोल ऑफ CAG. रोल ऑफ CAG इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 5, 6 एंड 7 ऑफ 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट के सेक्शन 143 में सब सेक्शन 5, 6 और 7 में CAG का रोल प्रिस्क्राइब करा हुआ है. पहला इसमें क्या है, पावर टू अपॉइंट गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर. ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर जो है वो CAG अपॉइंट करता है. पावर टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड कमेंट देयर अपॉन. ठीक है, सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करने का पावर CAG के पास में होता है. सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब CAG ने जो ऑडिटर अपॉइंट किया है वो ऑडिटर ने अपना जब रिपोर्ट CAG को दिया है और CAG मान लीजिए सेटिस्फाइड नहीं है उसके ऑडिट से, तो CAG खुद भी एक सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है ताकि उसको अश्योरिटी मिल जाए. द CAG शैल विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट हैव अ राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट. ठीक है, जब उसको ऑडिटर की रिपोर्ट मिल गई जो CAG ने अपॉइंट किया था, उस ऑडिटर की रिपोर्ट अगर CAG को मिल गई, वहाँ से 60 days के अंदर CAG के पास में पावर है कि वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट कर सकता है. ठीक है, किसी से भी करवा सकता है, वो कोई भी दूसरे फॉर्म से करवा सकता है, जैसे भी वो ऑथोराइज करे. और उसके बाद में दूसरा पावर क्या है, कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143(6)(b. मतलब एनी कमेंट्स गिवन बाय द CAG or supplement to the audit report shall be sent by the company to every person entitled to receive the copies of audited financial statement. कंपनी को हर मेंबर को, जो भी शेयर होल्डर्स है, सबको ये कमेंट जो ऑडिटर ने किए, CAG ने किए हैं, वो सेंड करने चाहिए. तो सेकंड पॉइंट क्या है कि जब ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट CAG को भेजी, उस रिपोर्ट के ऊपर CAG कमेंट कर सकता है और भी अपनी चीज़ें ऐड कर सकता है. और ये जब CAG कमेंट कर रहा है तो कंपनी को ये कमेंट्स वगैरह जो भी है वो सारे हर एक पर्सन को सेंड करने हैं जिनको उसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड किए थे. ठीक है, तो ये कुछ रोल्स भी CAG के यहाँ पे हमने देख लिए. अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अभी हम लोग है ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़ के ऊपर. ठीक है, अगले पेज पे हम लोग आ गए ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़ के ऊपर. अब ये क्या है, लोकल बॉडीज मतलब क्या, म्यूनसिपालिटी ये वो जो है ना वो. तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडीज़, इसमें 3 चीज़ें हैं. एक है बजटरी प्रोसीजर, एक है एक्सपेंडिचर कंट्रोल और एक है अकाउंटिंग सिस्टम. बजट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट समथिंग अबाउट अ राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडीज फॉर 3 marks. बजटरी प्रोसीजर में क्या लिखोगे, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट द फंड्स आर रेज्ड एंड मनीज आर स्पेंड बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एंड रेगुलेशन. बोले इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये है बजटरी प्रोसीजर का, कि जो फंड्स है, ठीक है, वो स्पेंड हो रहे हैं, फंड्स रेज हो रहे हैं, मनी स्पेंड हो रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एंड रेगुलेशन. रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही वो स्पेंड हो रहे हैं, एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ सैंक्शन एंड ऑथराइज्ड बाय लेजिस्लेचर और काउंसिल. और सैंक्शंस के हिसाब से ही वो हो रहे हैं. ठीक है, कि ये म्यूनसिपालिटी इतने तक का एक्सपेंडिचर कर सकती है. तो बजटरी प्रोसीजर बहुत सिंपल है. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि फंड्स जो है वो रेज हो रहे हैं और मनी स्पेंड हो रहे हैं बाय एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एंड रेगुलेशन. रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही वो हो रहा है. फिर है एक्सपेंडिचर कंट्रोल और सी है अकाउंटिंग सिस्टम. अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है, म्युनिसिपल अकाउंटिंग एंड बजट फॉर्मेट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड एज नेदर सिंपल नॉर कॉम्प्रिहेंसिबल. ठीक है, म्युनिसिपल अकाउंटिंग को हर बार क्रिटिसाइज किया हुआ है कि बिल्कुल सिंपल भी नहीं है और कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं है. समटाइम्स प्रोवाइडिंग इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन एंड एट अदर टाइम्स अ सरफेट ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, बहुत बार ये इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात होगी. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछ सकते हैं. अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज. लोकल बॉडीज को ऑडिट करने के लिए पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है. द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आर रिपोर्टिंग ऑन द फेयरनेस ऑफ द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लोकल बॉडी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका फेयरनेस के ऊपर रिपोर्टिंग करना है कि उसके कंटेंट और प्रेजेंटेशन फेयर है. सेकेंड क्या है, रिपोर्टिंग अपॉन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल. जो फाइनेंशियल कंट्रोल लोकल बॉडीज में है वो फाइनेंशियल कंट्रोल कितना स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस उसके अंदर है, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना. रिपोर्टिंग ऑन द एडहेरेंस टू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट. लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट का एडहेरेंस के ऊपर रिपोर्टिंग करना. रिपोर्टिंग अपॉन वेदर वैल्यू इज बीइंग फुल्ली रिसीव्ड ऑन मनी स्पेंड. जो भी अमाउंट स्पेंड किया है उसमें फुल्ली वैल्यू रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है उस पर रिपोर्टिंग करना. तो ये 4 है. इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज. तो क्या बोलेंगे, फेयरनेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट को एडर किया या नहीं किया. ठीक है, उसके बाद में कि जो भी पैसा स्पेंड किया है उसके अगेंस्ट फुल वैल्यू हमको मिला या नहीं मिला. ये 4 ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद में अब आप ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज का जब ऑडिट करने जाओगे तो ऑडिट प्रोग्राम क्या रहेगा.
ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट द ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडीज। तो ये क्या रहेगा, पहला है ऑडिटर्स कंसर्न, ठीक है, इसमें क्या है, द ऑडिटर व्हाइल ऑडिटिंग द लोकल बॉडीज शुड रिपोर्ट ऑन, ठीक है, जब ऑडिटर लोकल बॉडीज को ऑडिट कर रहे हैं तो उसको काय पे रिपोर्ट करना है, फेयरनेस एंड प्रेजेंटेशन, और जो हमने ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्टिव पढ़ा ना वही 4 यहाँ पे है। तो ये ऑडिटर कंसर्न पहला पॉइंट हो गया ऑडिट प्रोग्राम में, कि ऑडिटर किस चीज से कंसर्न है, ऑडिटर इस चीज से कंसर्न है कि उसको ये 4 चीजों पे रिपोर्ट करना है। फिर आता है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड कंफर्म्स टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ, जो भी लॉ के प्रोविजंस है उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है, एंड इज इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन, फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही वो इनकर हुआ है। तो सेकंड पॉइंट आता है रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है ऑथराइजेशन, ही शुड एंश्योर दैट ऑल टाइप्स ऑफ सैंक्शंस आइदर स्पेशल और जनरल अकॉर्डेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ही सारे सैंक्शन किए हैं, चाहे वो जनरल सैंक्शन हो चाहे वो स्पेशल सैंक्शन हो। प्रोविजनिंग, he should ensure that there is a provision of funds and expenditure is incurred from the provision and the same has been authorized by competent authority। उसको ये देखना है कि पहले तो हर खर्चे के लिए अलग अलग प्रोविजन ऑफ फंड बना रखा है, फिर जो खर्चा हो रहा है वो उसी प्रोविजन ऑफ फंड में से हो रहा है, फिर जो खर्चा हो रहा है वो प्रॉपरली सैंक्शनड भी है। ये तीनों चीज़ों को प्रोविजनिंग में देखनी है, ठीक है। उसके बाद में ऑथराइजेशंस, ऑथराइजेशन शुड एंश्योर दैट ऑल टाइप्स ऑफ सैंक्शन, ये हमने ऊपर कवर कर लिया, गलती से सेकंड टाइम भी कवर हो गया, और प्रोविजनिंग भी गलती से सेकंड टाइम कवर हो गया। तो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर 4 चीज़ें हमको देखनी है, ठीक है, जब हम लोकल बॉडी के ऑडिट प्रोग्राम की बात करेंगे। एक तो ऑडिटर्स कंसर्न, एक है रूल्स एंड रेगुलेशन की सारा जो एक्सपेंडिचर वो इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक है ऑथराइजेशंस, ठीक है, और लास्ट है प्रोविजनिंग, ठीक है। ऑथराइजेशन में से कि सारा एक्सपेंडिचर जो है जो भी सैंक्शन है आइदर जनरल और स्पेशल वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने की है, और प्रोविजनिंग मतलब प्रोविजन ऑफ फंड्स है। तो ये लोकल बॉडीज बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नाउ विल कम टू एनजीओज, नाउ विल कम टू एनजीओज, ठीक है। एनजीओ में क्या है, ऑडिट ऑफ एनजीओ, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। पहला, द मेन सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, द मेन सोर्स ऑफ फंड्स इंक्लूड ग्रांट्स, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, द मेन सोर्स ऑफ फंड इंक्लूड ग्रांट्स एंड डोनेशंस, फंड रेजिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। होते ना बहुत सारे एनजीओ, वो मैराथन्स होते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कॉज के लिए होते हैं कि जो भी मैराथन से पैसा आएगा वो उस कॉज के लिए जाएगा, है ना, तो फंड रेजिंग प्रोग्राम बोलते हैं इनको। ग्रांट्स और डोनेशन, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स और डोनेशन एनजीओ को देती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, एनजीओ दूसरे जो लोग हैं वो एनजीओ के प्रोग्राम्स में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उससे उनको पैसा मिलता है, ठीक है। फिर फीस फ्रॉम द मेंबर, जो भी एनजीओ के मेंबर्स है वो फीस देते हैं एनजीओ को, ठीक है। उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंस फीस, सब्सक्रिप्शंस, गिफ्ट, सेल्स, ऐसे अलग अलग तरीके के सोर्सेज है एनजीओ के पैसे आने के, ठीक है। तो ये सोर्सेज आप ध्यान में रखना। उसके बाद में आता है पहला, डोनेशंस एंड ग्रांट रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, डोनेशन और ग्रांट जो भी आपको रिसीव हुई है इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन आर इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीव्ड एंड शोन एज लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट, ठीक है, इन द बैलेंस शीट ऑफ द एनजीओ। तो बेसिकली जो भी डोनेशन और ग्रांट एनजीओ को मिला है, ठीक है, वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, और उसको कैपिटल रिसीव्ड माना जाता है और उसको लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसके बाद में डोनेशन और ग्रांट रिसीव्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स, कोई भी डोनेशन या ग्रांट मिला है एनजीओ को एक फिक्स एसेट एक्वायर करने के लिए, कि आपको ये मशीनरी एक्वायर करनी है, ठीक है, हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं, तो ये 1 करोड़ रुपए स्पेसिफिकली उस मशीन को एक्वायर करने के लिए फॉर एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स आर दोज ग्रांट्स whose primary condition is that an NGO accepting them should purchase, construct or otherwise acquire the assets for which the grant is given। सिंपल है ना, जिस एसेट को लेने के लिए ग्रांट दिया है उसी एसेट के लिए वो लगना चाहिए। और मेनी अ टाइम्स एनजीओ रिसीव कंट्रीब्यूशन इन काइंड आल्सो, ठीक है, काइंड में भी कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो सोर्सेज ऑफ फंड हमने क्या डिस्कस किया कि द मेन सोर्सेज ऑफ फंड एनजीओ के हैं वो फंड होते हैं द फंड रेजिंग प्रोग्राम, फीस फ्रॉम मेंबर्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन एटसेट्रा। इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी कि जो अगर फिक्स एसेट्स के लिए स्पेसिफिकली मिला है तो वो पैसा उस फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए जाना चाहिए। उसके अलावा अगर डोनेशन ग्रांट मिला है तो उसको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कहा जाता है और लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के दिखना चाहिए। उसके अलावा एनजीओ को काइंड में भी ग्रांट्स मिल सकते हैं, डोनेशंस मिल सकते हैं। उसके बाद में आता है सेकंड, द एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स फॉर एन एनजीओ इंक्लूड एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट। अभी ये फंड जो मिला है इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, इसमें आता है एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, जो भी एनजीओ की जो बिल्डिंग है, प्रीमाइसेस है, उसको एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट बोलते हैं। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए खर्चा होगा, मेंटेनेंस के लिए खर्चा होगा, प्रोग्राम्स अलग अलग करने हैं उसके लिए खर्चा होगा, चैरिटी करनी है उसके लिए खर्चा होगा, डोनेशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस करने हैं उसके लिए खर्चा होगा। तो ये चीज़ों पे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स एनजीओ का हो सकता है, ठीक है। एनजीओ क्या होता है हम सबको पता है। नाउ प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट, ऑडिट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है। पहला है व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट,
while planning the audit, the auditor may concentrate on the following. एनजीओ का ऑडिट प्लान करते वक्त ऑडिटर जो है वो नीचे दिए गए चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है. पहला है नॉलेज ऑफ द एनजीओज वर्क. अरे भाई तुम एनजीओ को ऑडिट करने जा रहे हो, पहले वो समझो तो सही वो एनजीओ किस चीज की है, किस चीज में काम करती है, ताकि आप सही तरीके से ऑडिट कर पाओ. नॉलेज ऑफ द एनजीओज वर्क, इट्स मिशन एंड विजन, एरियाज ऑफ ऑपरेशंस एंड एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स. ठीक है, तो एनजीओ के वर्क का नॉलेज लेना सबसे बड़ा काम है. ठीक है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, वो सब जानना पहला काम है. उसके बाद में अपडेटिंग नॉलेज ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट्स. ठीक है, अपडेटिंग नॉलेज ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट, जो भी अलग अलग स्टैट्यूटरी एक्ट लगते हैं उस एनजीओ को, उसके बारे में नॉलेज आपको अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि स्टैट्यूट के हिसाब से ही उस एनजीओ ने काम किया या नहीं किया. थर्ड है रिव्यूइंग द लीगल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन. उस एनजीओ का लीगल फॉर्म क्या है, उसका एओए क्या लिखा हुआ है, उसके एमओए में क्या लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या लिखा हुआ है, वो सब भी आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है. ठीक है, फिर आता है एग्जामिनेशन ऑफ मिनट्स ऑफ द बोर्ड, मैनेजिंग कमिटी, गवर्निंग बॉडी, मैनेजमेंट एंड कमिटीज देयरऑफ टू असर्टेन द इम्पैक्ट ऑफ एनी डिसीजंस ऑन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. जो भी बोर्ड मीटिंग उस साल में हुई है, जो भी मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग उस साल में हुई है, उनके डिसीजंस देखना और देखना कि उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है. ठीक है, स्टडिंग द अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंटरनल चेक्स एग्जिस्टिंग फॉर द एनजीओ. एनजीओ में जो भी अकाउंटिंग सिस्टम वो लोग यूज करते हैं, टैली, एसएपी, इंटरनल कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ स्टडी करना. और लास्ट है सेटिंग ऑफ मटेरियलिटी लेवल्स फॉर ऑडिट पर्पसेस. और अपनी एक मटेरियलिटी लेवल बना लो कि इसके ऊपर अगर अमाउंट रहा तो हम इन डेप्थ जाएंगे, इसके नीचे अमाउंट रहा तो हम इमटेरियल बोल के छोड़ देंगे. ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एन एनजीओ, शेड द पॉइंट्स यू विल कंसीडर व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एन एनजीओ. तो आप क्या क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे कि आपको एनजीओ के बारे में समझना है कि एनजीओ क्या काम करती है. सो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एनजीओ, इट्स मिशन, इट्स विजन, एटसेट्रा एटसेट्रा, गेनिंग नॉलेज अबाउट द एनजीओज वर्क. उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एनजीओ. उसके बाद में रिव्यूइंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, मैनेजिंग कमिटी टू अंडरस्टैंड द डिसीजन टेकन एंड इट इम्पैक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड. उसके बाद में रेलेवेंट स्टैट्यूट्स का नॉलेज लेना. उसके बाद में रिव्यूइंग द लीगल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. उसके बाद में सेटिंग ऑफ मटेरियलिटी लेवल्स फॉर ऑडिट. ठीक है, चलो उसके बाद में आता है एक और क्वेश्चन आ जाता है, द रिसिप्ट ऑफ इनकम. The receipt of income of NGO may be checked on the following lines. जो भी एनजीओ की इनकम है, ठीक है, जो भी एनजीओ की इनकम है उसको कैसे चेक करना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यू आर बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एन एनजीओ, स्टेट द पॉइंट्स यू विल कंसीडर टू ऑडिट द रिसिप्ट ऑफ इनकम ऑफ एनजीओ. तो क्या देकर लिखोगे, पहला है कंट्रीब्यूशंस एंड ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स. कंट्रीब्यूशन एंड ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम, इसमें क्या है, चेक एग्रीमेंट्स विद द डोनर्स. डोनर मतलब जिन्होंने ग्रांट दिया है. चेक एग्रीमेंट तो उनसे अपना एग्रीमेंट बनता है. ठीक है, क्योंकि डोनर ने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रांट दिया होगा. तो चेक एग्रीमेंट विद द डोनर्स एंड ग्रांट लेटर्स टू एंश्योर दैट द फंड्स आर रिसीव्ड हैव बीन अकाउंटेड फॉर. जो पैसा हमको मिला है उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हो गया है कि नहीं हो गया. पहला है कंट्रीब्यूशन एंड ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स. ठीक है, तो और फिर आप लोग को ये भी देखना है कि ये उसी चीज के लिए लगाया है जिस चीज के लिए वो ग्रांट मिला था, वो भी लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद में रिसिप्ट फ्रॉम फंड रेजिंग प्रोग्राम. फंड रेजिंग प्रोग्राम जैसे मैराथन हो गया, उससे जो रिसिप्ट मिलता है उसके केस में क्या देखोगे आप, वेरीफाई इन डिटेल internal control system and ascertain who are the persons responsible for collection of funds and mode of receipt. ठीक है, जब फंड रेजिंग प्रोग्राम होते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, कौन कौन लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है पैसा कलेक्ट करने के लिए और किस तरीके से पैसा कलेक्ट हो रहा है, जीपे, फोन पे, कैश, क्या तरीका है. थर्ड है मेंबरशिप फीस. चेक फीस रिसीव्ड विद मेंबरशिप रजिस्टर. जो एक हर एनजीओ में मेंबरशिप रजिस्टर होता है कि हमारे एनजीओ में कौन कौन मेंबर है, मिस्टर आकाश शर्मा, मिस्टर प्रणव शर्मा, इनसे कितना कितना इनसे जो फीस मिला है वो आप वहां से चेक करो कि कितना फीस मिला है हर मेंबर से और मेंबर रजिस्टर में क्या लिखा हुआ है. ठीक है, चेक फीस रिसीव्ड विद मेंबरशिप रजिस्टर. सब्सक्रिप्शंस में क्या है, चेक विद सब्सक्रिप्शन रजिस्टर एंड रिसिप्ट्स इशूड. जो भी सब्सक्राइब किया होगा कोई न्यूज़लेटर वगैरह, मैगजीन, ठीक है, चेक विद द सब्सक्रिप्शन रजिस्टर एंड रिसिप्ट्स इशूड. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, चेक द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड रिसीवेबल विद इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर. जो भी इन्वेस्टमेंट एनजीओ ने हेल्ड कर रखे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट एनजीओ ने रख रखे हैं, उस इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड उसको मिला है वो आपको चेक करना है.
ठीक है। तो ऑडिट ऑफ रिसिप्ट के लिए स्पेसिफिकली क्या क्या पॉइंट देखने हैं, एक तो प्रोजेक्ट्स एंड ग्रांट्स रिसीव्ड फॉर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम, कंट्रीब्यूशन एंड ग्रांट रिसीव्ड फॉर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, उसमें अपने को देखना है ग्रांट लेटर एंड एग्रीमेंट विद द डोनर। उसके बाद में एक है रिसिप्ट्स ऑफ फंड रेजिंग प्रोग्राम, उसमें हमको देखना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है और कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलेक्टिंग द कैश और क्या मोड से कलेक्ट हो रहा है। उसके बाद में मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन फीस और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड देखना है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद में आता है द ऑडिट प्रोग्राम। द ऑडिट प्रोग्राम शुड इंक्लूड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर all assets, liabilities, income and expenditure, ensuring that no material item is omitted, ठीक है। तो ऑडिट प्रोग्राम में सब कुछ आना चाहिए, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, कोई भी मटेरियल चीज ओमिट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें ऑडिट प्रोग्राम का भी एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एनजीओ में बन सकता है कि ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या, ड्राफ्ट ऑडिट प्रोग्राम फॉर एनजीओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पहला है कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड में क्या लिखा है, द कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड टुवर्ड्स कॉर्पस बी वाउच्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू द लेटर्स फ्रॉम द डोनर्स। डोनर ने स्पेशल क्या होता है ना, कभी भी आपको डोनेशन मिलता है ना, एक लेटर के साथ मिलता है कि मैं 1 करोड़ रुपए का डोनेशन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये डोनेशन इस चीज़ के लिए यूज होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है उसको आपको लेटर, डोनर ने जो लेटर दिया है उससे आपको स्पेसिफिकली वाउच करना है, ठीक है। द इंटरेस्ट इनकम बी चेक विद इन्वेस्टमेंट रजिस्टर एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स इन हैंड। जो भी इंटरेस्ट इनकम अपने को हुई है वो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से अपने को चेक करना है और जो भी अपने पास में इन्वेस्टमेंट है उससे अपने को एक बार टैली कर लेना है। तो कॉर्पस फंड मतलब एक ओवरऑल फंड जिसमें सारे पैसा आके आता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 2 पॉइंट पढ़े। अभी ईयर मार्क्ड फंड। ईयर मार्क्ड फंड मतलब ऐसा फंड जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ईयर मार्क्ड है कि ये पैसा हम लोग केवल ये मंदिर बनाने के लिए यूज करेंगे, इसको बोलते हैं ईयर मार्क्ड फंड। चेक रिक्वायरमेंट्स ऑफ डोनर्स इंस्टीट्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ एनजीओ, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कीम्स ऑफ द ईयर मार्क्ड फंड। जो भी ईयर मार्क्ड फंड है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन चेक कर लो एक बार, एनजीओ का बोर्ड रेजोल्यूशन चेक कर लो, जो भी डोनर इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है, जिन्होंने डोनर की पैसा डोनेट किया है उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि वो पैसा कहाँ यूज होना चाहिए, वो भी अगर आप देख लो। हो सकता है उसने वो पैसा दिया था हॉस्पिटल के लिए और आप लगा रहे हो मंदिर में, ठीक है ना। तो ईयर मार्क्ड फंड। उसके बाद अंदर प्रोजेक्ट एंड ऑब्लिक एजेंसी बैलेंसेस, वाउच डिसबर्समेंट एंड एक्सपेंडिचर एज पर एग्रीमेंट विद डोनर्स फॉर ईच ऑफ द बैलेंसेस। अभी जो भी प्रोजेक्ट और एजेंसी बैलेंसेस हैं, प्रोजेक्ट और एजेंसी बैलेंस मतलब छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना उनके लिए भी डोनेशन हमको मिलता है, तो उसको भी अपने को चेक करना है कि जो भी डोनर के साथ में अपना क्या एग्रीमेंट था, डोनर ने क्या एग्रीमेंट किया था उसके हिसाब से वो पैसा डिसबर्स हुआ है, उसके हिसाब से वो पैसा एक्सपेंडिचर हुआ है, वो आपको चेक करना है। लोन्स, वाउच लोन्स विद लोन एग्रीमेंट, काउंटर फाइल ऑफ रिसिप्ट इशूड। जो भी लोन इसने लिया है एनजीओ ने उसको लोन को आपको चेक करना है लोन एग्रीमेंट के थ्रू, और जो भी आपको रिसिप्ट मिली है उसके थ्रू आपको चेक करना है। फिक्स एसेट्स, वाउच ऑल एक्विजिशन या फिर सेल या फिर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड द ऑथराइजेशन फॉर द सेम। जो भी आपने फिक्स एसेट एनजीओ ने एक्वायर करी है उसका प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है या नहीं है वो आपको देखना है। इन्वेस्टमेंट, चेक इन्वेस्टमेंट रजिस्टर एंड इन्वेस्टमेंट फिजिकली एंश्योरिंग दैट इन्वेस्टमेंट्स आर इन द नेम ऑफ एनजीओ। जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो एनजीओ के नाम पे ही है, आपको इन्वेस्टमेंट रजिस्टर चेक करना है। फिजिकली इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर्टी चेक पेपर चेक करने हैं। कैश इन हैंड, फिजिकली वेरीफाई द कैश इन हैंड एट द क्लोज ऑफ द ईयर एंड वेदर इट टैलीज विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी कैश इन हैंड है उसको फिजिकली वेरीफाई करो और देखो कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली कर रहा है या नहीं कर रहा। बैंक बैलेंस, चेक द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड असर्टेन डिटेल्स फॉर ओल्ड आउटस्टैंडिंग एंड अनएडजस्टेड अमाउंट। जो भी पुराने आउटस्टैंडिंग और अनएडजस्टेड अमाउंट्स है उसको चेक करो बीआरएस से और असर्टेन करो कि ओल्ड बैलेंसेस अभी तक खड़े क्यों है, इसको अभी तक हमने एडजस्ट क्यों नहीं किया, ठीक है ना। तो बैंक बैलेंस, चेक द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड असर्टेन डिटेल्स फॉर ओल्ड एंड अनएडजस्टेड अमाउंट्स, ठीक है। उसके बाद में आता है इन्वेंट्री, वेरीफाई इन्वेंट्री इन हैंड, क्या क्या इन्वेंट्री आपके पास में है एनजीओ के पास में, एंड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजमेंट फॉर क्वांटिटीज एंड वैल्यूएशन ऑफ द सेम। कितनी क्वांटिटी की इन्वेंट्री और क्या वैल्यूएशन है उसके लिए सर्टिफिकेट आप मैनेजमेंट से ले लो। तो अगर एनजीओ का ऑडिट प्रोग्राम की बात आती है तो क्या क्या आएगा, कॉर्पस फंड आएगा, ठीक है, एक ईयर मार्क्ड फंड आएगा, उसके बाद में प्रोजेक्ट और एजेंसी बैलेंसेस आएगा, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आएगा, फिक्स एसेट्स का पॉइंट एक आएगा, लोन्स का पॉइंट एक आएगा, इन्वेंट्री का पॉइंट एक आएगा, कैश इन हैंड का पॉइंट आएगा और बैंक बैलेंस का पॉइंट आएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। चलो ये हमारा सेकंड पेज हो गया। अभी हम थर्ड पेज की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम लोग ऑडिट ऑफ फर्म्स चालू करेंगे। यस, सो अभी हम लोग है ऑडिट ऑफ फर्म के ऊपर। ऑडिट ऑफ फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। तो अगर आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किए जाते हो ऑडिटर पार्टनरशिप फर्म के, तो आप क्या क्या पॉइंट्स चेक करोगे वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है, पहला matters to be considered before starting audit, matters to be considered before starting audit
also before starting audit he should examine the partnership agreement and note the provisions therein as regards the following matters. तो वो क्या बोल रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग कोई भी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट चालू करने के पहले आप उस पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, जिस जो एग्रीमेंट के तहत वो पार्टनरशिप फर्म फॉर्म हुआ है, उस एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और पढ़ते वक्त नीचे दिए गए जो मैटर्स है उनको ध्यान में रखिए. तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ सो एंड सो पार्टनरशिप फर्म एंड यू आर रिव्यूइंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ द फर्म एंड स्टेट द मैटर्स यू विल कंसिडर व्हाइल रिव्यूइंग द एग्रीमेंट. ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ते वक्त क्या क्या मैटर्स आप कंसिडर करोगे. तो उसमें क्या है, पहला है द नेम एंड स्टाइल अंडर विच द बिजनेस शैल बी कंडक्टेड. बिजनेस क्या नाम पे बिजनेस कंडक्ट होगा और क्या स्टाइल से बिजनेस कंडक्ट होगा वो आपको समझना है. स्टाइल मतलब क्या कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा. नाम मतलब क्या, आपको पता है ये नाम क्या होता है. द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इफ एनी दैट हैज बीन एग्रीड अपॉन, कितने समय तक ये पार्टनरशिप रहेगा. द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट शैल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितने अमाउंट का कैपिटल लेके आएगा. वेदर इट विल बी फिक्स्ड और इट कुड वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्या वो कैपिटल फिक्स होगा या ईयर टू ईयर वो वेरी कर सकता है. फिर फोर्थ है द पीरियड एट द एंड ऑफ विच द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप विल बी क्लोज्ड periodically and the proportions in which the profit shall be divided among the partners. पार्टनर्स में क्या proportion में प्रॉफिट डिवाइड होगा और कितने पीरियड का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो जनवरी से दिसंबर का बनेगा या अप्रैल से मार्च का बनेगा. द प्रोविजंस एज रिगार्ड्स मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए क्या प्रोविजन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिए हैं एंड द मैटर्स व्हिच मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अवेलेबल फॉर डिवीजन अमंग द पार्टनर्स. और कितना प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए अवेलेबल है वो निकालने के लिए क्या क्या मेथड बताई है पार्टनर इसमें एग्रीमेंट में, वो भी आपको देखनी चाहिए. उसके बाद में आता है बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द पार्टनरशिप. क्या हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो लोगों से पैसा बोरो कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो हमारा एक पॉइंट हमको देखना पड़ेगा. द इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन द कैपिटल्स एंड लोन्स प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स. आपने देखा होगा कि पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, उसमें कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कितना इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा, ये भी एग्रीमेंट में लिखा होगा. एंड द रेट एट विच इट विल बी चार्ज ऑन देयर ड्राइंग्स एंड करंट अकाउंट. और जो भी ड्राइंग पार्टनर करता है, मतलब पार्टनर जो फर्म से पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए खर्चा उठाता है, उस पर क्या रेट में इंटरेस्ट चार्ज होगा. और लास्ट है हु शैल ऑपरेट द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म. अभी एक पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर होते हैं, तो उनमें से कौन सा पार्टनर कंपनी का बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा. हाउ विल द सरप्लस फंड्स ऑफ द पार्टनरशिप बी इन्वेस्टेड, और जो भी सरप्लस फंड पार्टनरशिप के पास में होगा उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाएगा. ठीक है, डन, क्लियर है. तो बेसिकली ये दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू विल कंसीडर व्हाइल रिव्यूइंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो हमने क्या क्या पढ़ा, नेम एंड स्टाइल, उसके बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने पढ़ा, उसके बाद में पढ़ा कि इंटरेस्ट टू बी गिवन टू द पार्टनर्स, ठीक है, फॉर द लोन गिवन बाय देम टू द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट के अंदर कितना कैपिटल लेके आएगा. ठीक है, फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा कि कौन से पीरियड तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा, जनवरी से दिसंबर या अप्रैल से मार्च. फिर हमने पढ़ा कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कौन करेगा. ठीक है, क्या प्रोविजन है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेके, और प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होगा, डिविजिबल जो पार्टनर में डिविजिबल प्रॉफिट है वो कैसे डिटरमाइन होगा, बोरिंग कैपेसिटी क्या है पार्टनरशिप की, और पार्टनरशिप का जो बैंक अकाउंट है वो कौन सा पार्टनर ऑपरेट करेगा. ठीक है, तो ये सिंपल से पॉइंट्स है, बहुत ही सिंपल और लॉजिकल पॉइंट है. हमने एडवांस अकाउंट्स में पार्टनरशिप किया है, हमने सीए फाउंडेशन में पार्टनरशिप देखा है, तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल है पार्टनरशिप से. नाउ पार्टनरशिप फर्म ऑडिट करा है, उसके एडवांटेजेस क्या है. एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सो एंड सो पार्टनरशिप फर्म वांट्स टू गेट देयर स्टेटमेंट्स ऑडिटेड. ठीक है, बट वन ऑफ द पार्टनर इज डिस्प्यूटिंग सेइंग दैट देयर इज नो एडवांटेज ऑफ ऑडिट फॉर अ पार्टनरशिप फर्म. प्लीज एक्सप्लेन. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है. तो आप क्या लिखोगे एडवांटेजेस में. पहला है डिस्प्यूट्स. ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एंड रिलायबल मीन्स ऑफ सेटलिंग अकाउंट्स. बोलता है ऑडिटेड अकाउंट्स जो है वो एक कन्वीनियंट मीन्स प्रोवाइड करते हैं कोई पार्टनर्स के बीच का अकाउंट सेटल करने के लिए, कि भाई तेरा कितना हिसाब है, मेरा कितना हिसाब है. ठीक है, अगर ऑडिटेड नहीं रहे, कोई सीए ने साइन नहीं किया, तो आपस में झगड़ते रहेंगे. लेकिन अगर सीए ने साइन कर दिया तो तीनों को कंफर्ट रहेगा कि नहीं भाई जो प्रॉफिट आया है वो एकदम बराबर है, इसमें कोई भी झोल झपाटा नहीं है. तो ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एंड रिलायबल मीन्स ऑफ सेटलिंग अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर्स
एंड देयरबाय द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ डिस्प्यूट अमंग देम इज मिटिगेटेड। तो उनमें कोई भी डिस्प्यूट होने का चांस ही मिटिगेट हो जाता है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है तो एवरीबडी विल रिलाई ऑन द स्टेटमेंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है, डिस्प्यूट्स, कि ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड कन्वीनियंट मींस इन सेटलिंग द अकाउंट्स एंड हेंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। उसके बाद में आता है डिसोल्यूशन ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। कोई भी पार्टनर का रिटायरमेंट आता है या वो मर जाता है तो ऑडिटेड अकाउंट्स जो है ना which have been accepted by the partners constitute a reliable evidence for computing the amounts due to the retiring or dead partner। मतलब अगर कोई भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है तो ऑडिटेड अकाउंट्स जो है, पिछले सालों के ऑडिटेड अकाउंट्स जो है, इस साल का ऑडिटेड अकाउंट्स जो है, वो सारे ही पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो वो एक बहुत कन्वीनियंट मीन हो जाता है, उनका अमाउंट कितना भी तुमको कितना ड्यू है वो कंप्यूट करने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड रिलायबल एविडेंस। उसके बाद में आता है थर्ड, रिलायबल। Audited statement of accounts are relied upon by the banks when advancing loan। आप बैंक में लोन लेने जाते, कोई भी पार्टनरशिप फर्म बैंक में लोन लेने जाता है तो बैंक बोलता है कि हमको ऑडिटेड स्टेटमेंट बता दो, ठीक है। बिना ऑडिटेड स्टेटमेंट के कोई भी बैंक लोन नहीं देता। तो बहुत रिलायबल ऑडिटेड बहुत ही रिलायबल हो जाते हैं ऑडिटेड स्टेटमेंट जब आपको लोन लेने जाना होता है, ठीक है। फिर आता है एडमिशन। ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैन बी हेल्पफुल इन द नेगोशिएशंस टू एडमिट अ पर्सन एज अ पार्टनर। कोई भी नया पार्टनर आप एडमिट कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म में तो आप ऑडिटेड स्टेटमेंट से उसको बराबर दिखा सकते हो कि देख हमारा इतना प्रॉफिट है, ये है, तो देखो इतना कैपिटल लाना पड़ेगा। तो वो बहुत ही अच्छा एक तरीका होता है नेगोशिएट करने का नए पार्टनर से कि तुमको कितना कैपिटल लेके आना है। उसके बाद में आता है कंट्रोल। एन ऑडिट इज एन इफेक्टिव सेफगार्ड अगेंस्ट एनी अनड्यू एडवांटेज बीइंग टेकन बाय अ वर्किंग पार्टनर। अभी जो वर्किंग पार्टनर है उसके हाथ में तो सारी भागदौड़ है, तो जो ऑडिटेड स्टेटमेंट होते हैं ये बहुत ही एक रक्षा कवच है कि जो वर्किंग पार्टनर है वो कुछ भी मिसयूज नहीं कर रहा है उसकी पावर्स का। तो जो स्लीपिंग पार्टनर है उसके लिए ऑडिट जो है एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है, एक बहुत ही इफेक्टिव सेफगार्ड है। तो एन ऑडिट इज एन इफेक्टिव सेफगार्ड अगेंस्ट एनी अनड्यू एडवांटेज टेकन बाय वर्किंग पार्टनर, ठीक है, डन। तो अगर एडवांटेज पूछेगा तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा डिस्प्यूट, ठीक है, कि ऑडिट स्टेटमेंट प्रोवाइड अ वेरी कन्वीनियंट मींस ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर। देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिस्प्यूट एज द ऑडिटेड स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द पार्टनर्स। उसके बाद में हमने देखा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। तो ऑडिटेड स्टेटमेंट प्रोवाइड अ वेरी रिलायबल एंड कन्वीनियंट मींस टू सेटल द ड्यूज टू द रिटायरिंग एंड डेथ पार्टनर, ठीक है। उसके बाद में बड़ा रिलायबल, मतलब लोन लेने गए तो ऑडिटेड स्टेटमेंट रिलायड होते हैं। एडमिशन, किसी का नया एडमिशन कर रहा है तो उसे नेगोशिएट करने में ईजी होता है। और कंट्रोल, मतलब ऑडिट जो है वो बहुत इफेक्टिव सेफगार्ड है। कोई भी अनड्यू एडवांटेज अगर वर्किंग पार्टनर लेता है तो उसको वो रोक सकता है, ठीक है, डन। तो ये हमारे एडवांटेजेस हो गए। अब आते हैं हम लोग matters which should be specially considered in the audit of partnership। अब ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बनता है पार्टनरशिप फर्म का कि स्टेट द मैटर्स विच शुड बी स्पेसिफिकली कंसिडर्ड इन द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। आप जब पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कर रहे हो तो ये मैटर्स तो आपको कंसिडर करना ही है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहला क्या है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, कंफर्मिंग दैट द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट साइंड बाय पार्टनर ड्यूली ऑथराइज्ड क्लियरली स्टेट्स द नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। जब आपको पार्टनरशिप फर्म का ऑडिटर अपॉइंट किया है तो आपका ड्यूटी क्या है, सबसे पहला कि आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है, वो ड्यूली ऑथराइज्ड होना चाहिए और उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आपका ऑडिट का क्या नेचर है और क्या स्कोप है। उसके बाद में पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स, स्टडिंग द मिनट बुक इफ एनी मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द पार्टनर्स, स्पेशली द मिनट्स रिलेटिंग टू ऑथराइजेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी आपको पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने बहुत जरूरी है। जो भी अगर कोई मिनट्स होंगी, मिनट्स मतलब मीटिंग्स की कोई मिनट्स होंगी जिसमें कोई पॉलिसी डिसीजन लिया है, स्पेशली कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर का डिसीजन लिया है, तो आपको स्टडी करना चाहिए समझने के लिए कि वो डिसीजन लेते वक्त क्या क्या पॉइंट्स पार्टनर ने कंसिडर किए थे। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप, वेरीफाइंग दैट द बिजनेस इन विच द पार्टनरशिप इज एंगेज्ड इज ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये कपड़ों के बिजनेस में इन्वेस्ट अपना काम करेगी, और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये पार्टनरशिप फर्म जो वो होटल के बिजनेस में काम कर रही है। कितना विपरीत है, गलत है ना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने ऑथराइज नहीं किया वो चीज़। तो आपको ये देखना है कि जो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म एंगेज्ड है जिसमें, दैट इज ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसके बाद में आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनिंग वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपीयर टू बी रीजनेबल। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म के हैं वो रीजनेबल है, सही है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा उसमें, कोई फ्रॉड तो नहीं लग रहा उसमें। फिफ्थ है प्रोविजन फॉर टैक्सेस, कंफर्मिंग दैट अ प्रोविजन फॉर द फर्म्स
टैक्स पेएबल बाय द पार्टनरशिप हैज बीन मेड। जो टैक्स का प्रोविजन है वो हर साल बराबर तरीके से बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हम गवर्नमेंट का जो पैसा है वो चोरी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या 5 मैटर्स है जो आप स्पेशली कंसिडर करोगे जब आप पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करने गए? तो पहला है आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, दूसरा है आपका अपना पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो मिनट पढ़ना। उसके बाद में तीसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप, जो काम के लिए है उसी काम के लिए लगा है। फिर एक हमने पढ़ा था प्रोविजन फॉर टैक्सेस, फिर एक हमने पढ़ा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ये आपका पार्टनरशिप वाला पॉइंट कवर हो गया। अब यहाँ पे हमारा आता है ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इस पेज पे एक और जो ऑडिट हमारे पास में है वो है ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या है आपको पता है, शिरडी मंदिर हो गया, आपका तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इंडिया में है। इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अब आप दिमाग में ये रखो कि आप शिरडी के मंदिर में ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, बस दिमाग में वो रखो। इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अटेंशन शुड बी पेड टू द फॉलोइंग मैटर्स। तो जब आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की ऑडिट के लिए जा रहे हो तो नीचे दिए गए मैटर्स पे आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब वो क्या है? पहला जनरल है। जनरल में क्या आएगा, स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैज बीन सेटअप। जो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया है पहले तो वो देख लो। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या सर? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्यों अस्तित्व में आया, क्या ऐसा कारण हो गया था, क्या ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, क्या गवर्नमेंट ने इसे बनाया, ठीक है, क्या ये कोई एक्ट के थ्रू बना, तो इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई किस चीज के कारण ये आया है। तो स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैज बीन सेटअप, एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एस्पेशली एज रिगार्ड्स अकाउंटिंग ऑफ अमाउंट्स कलेक्टेड। सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, इंटरनल चेक के लिए क्या सिस्टम है वो आपको एग्जामिन करना है, स्पेशली एज रिगार्ड्स अकाउंटिंग ऑफ अमाउंट्स कलेक्टेड। जो अमाउंट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को चंदे के रूप में कलेक्ट हुआ है उसको लेके स्पेशली आपको देखना है कि इंटरनल चेक क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का कोई कर्मचारी ही पैसा उठा के भाग रहा है। एग्जामिन द ट्रस्ट डीड और द रेगुलेशंस एज लेड डाउन। जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट डीड है वो भी आपको एग्जामिन करना है। तो जनरल पॉइंट्स क्या है, अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में गए तो जनरल पॉइंट्स क्या है? एक तो आपको ट्रस्ट डीड देखना है, एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैज बीन सेटअप, और एक आपको देखना है कि स्टडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल चेक, द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक स्पेशली एज रिगार्ड्स टू अकाउंटिंग ऑफ अमाउंट्स कलेक्टेड। उसके बाद में आता है सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशंस। अभी आपको पता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में अब हम लोग भी डोनेट करते हैं, मंदिर में जाके हम लोग भी कोई ना कोई चीज में डोनेट करते हैं। तो इसको सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशंस को लेके एज एन ऑडिटर आप क्या क्या पॉइंट देखोगे? तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, ascertaining if any the changes made in amount of annual or life membership subscription during the year। ठीक है, हमने सब्सक्रिप्शन देखा है कि एक होता है एनुअल सब्सक्रिप्शन कि सालाना आपको 5-5 हज़ार रुपये भरने पड़ेंगे, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। एक होता है लाइफ मेंबरशिप कि एक ही बारी में आपको 2 लाख रुपये भरने हैं, फिर आगे आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। ऐसे 2 तरह के मेंबरशिप होते हैं। लेकिन अगर इस साल कोई चेंज हुआ है इस फीस के अंदर, ठीक है, तो आपको पहले वो जानना है मैनेजमेंट से कि भाई ऐसा कोई चेंज आपने फीस के अंदर किया है क्या। तो ascertaining if any the changes made in the amount of annual or life membership subscription during the year, whether official receipts are issued। आप अगर किसी से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर किसी से सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई रिसिप्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। कन्फर्मिंग दैट एडिक्वेट कंट्रोल इज इम्पोज्ड ओवर अनयूज्ड रिसिप्ट बुक। जो भी अभी तक रिसिप्ट बुक हमने यूज नहीं करी है, जो भी अभी तक रिसिप्ट बुक हमने यूज नहीं करी है, उसके ऊपर क्या कंट्रोल है। कि ऐसा तो नहीं कि वो चोरी हो गई और कोई एम्प्लॉय बाहर जाके रोड पे खड़े रह के रिसिप्ट बांट रहा है और पैसा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तुमको वो देखना है। फिर ऑब्टेनिंग ऑल रिसिप्ट बुक कवरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। सारी रिसिप्ट बुक आपको ऑब्टेन करनी है, ठीक है, जो इस साल में यूज हुई है। टेस्ट चेकिंग द काउंटर फॉइल्स विद द कैश बुक, एनी कैंसल रिसिप्ट्स बीइंग स्पेशली लुक्ड इनटू। अभी आपको वो जो रिसिप्ट बुक है उसके काउंटर फॉइल्स मतलब आपका जो डुप्लीकेट कॉपी जो आपके पास में रहता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास में रहता है, उसको आपको टैली करना है कैश बुक से कि इतना कैश एक्चुअली कलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और स्पेशली अगर वो कैंसल रिसिप्ट है उस पर ध्यान से देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि इसका पैसा जो है वो एम्प्लॉय ने उड़ा लिया, ठीक है ना। तो सब्सक्रिप्शन और डोनेशन के लिए आप क्या पॉइंट देखोगे? एक तो आप देखोगे कि इस साल कोई चेंज हुआ है क्या मेंबरशिप के इसमें, ठीक है, और फिर दूसरा आप देखोगे कि ऑफिशियल रिसिप्ट इशू हुई है या नहीं हुई है, जो भी सब्सक्रिप्शन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने ली है उसके लिए। अब रिसिप्ट के ऊपर 3 पॉइंट है। एक अनयूज रिसिप्ट का पॉइंट है, अनयूज रिसिप्ट बुक। एक है कि सारी रिसिप्ट बुक ड्यूरिंग द ईयर जो यूज हुई है उसको आप ले लो, और एक है टैली द काउंटर फॉइल्स ऑफ रिसिप्ट बुक विद द कैश बुक, ठीक है। उसके बाद में आता है ग्रांट।
ग्रांट में क्या है, वाउचिंग द अमाउंट रिसीव्ड विद द रेलेवेंट करस्पॉन्डेंस रिसिप्ट एंड मिनट बुक। जो भी आपको ग्रांट मिला है वो आपको उसको करस्पॉन्डिंगली चेक करना है रिसिप्ट से, क्योंकि ग्रांट मिला था आपने रिसिप्ट भी दिया होगा, है ना। ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल शोइंग द अमाउंट्स ऑफ ग्रांट रिसीव्ड, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल से आप सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है, कि भाई इतना इतना ग्रांट आपको पूरे साल में मिलेगा, इट इज लाइक अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट्स इनकम। इन्वेस्टमेंट्स इनकम में वाउच चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करते होंगे, तो वाउचिंग द अमाउंट्स रिसीव्ड विद डिविडेंड एंड इंटरेस्ट काउंटर फाइल्स। अभी जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट के काउंटर फाइल से आपको चेक करना है, क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को तो साथ में कोई पर्ची मिलती होंगी, तो उस पर्ची से चेक करना है कि इतना डिविडेंड और इतना इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया या नहीं कर लिया। चेकिंग द कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज बियरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी मान लीजिए कंपनी ने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने 1 करोड़ का लोन दे रखा था, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट था, 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, करेक्ट है। तो आपको चेक करना है कैलकुलेटर पे कि अरिथमेटिकली सब कुछ राइट है नहीं राइट है। 10 लाख मिलना चाहिए था लेकिन मिला हमको 7 लाख रुपए, 3 लाख क्यों नहीं मिला, आपको वो चेक करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट इनकम में आपको बेसिकली डिविडेंड और इंटरेस्ट के बारे में लिखना है। 5वां है रेंट, एग्जामिनिंग द रेंट रोल एंड इंस्पेक्टिंग टेनेंसी एग्रीमेंट। जो भी टेनेंसी एग्रीमेंट है मतलब रेंट एग्रीमेंट है उसको आपको एग्जामिन करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के इस पे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है। ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या है, इसमें भी सेम सिमिलर तरीका है। पहला जनरल है, जनरल में क्या है, ट्रस्ट डीड एग्जामिन कर लो, ये हमने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा था। एग्जामिन द ट्रस्ट डीड और रेगुलेशंस इन द केस ऑफ स्कूल और कॉलेज। सेकंड पॉइंट है रीड थ्रू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी। मैनेजमेंट कमिटी के जो भी मीटिंग्स हुई है उनके मिनट्स आप एक बार पढ़ लो। ये 2 जनरल पॉइंट है जो आपको स्कूल के केस में करने हैं। उसके बाद आते हैं फीस फ्रॉम स्टूडेंट। अब इस स्कूल के अंदर स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट से हम लोग फीस देते हैं। आपको पता है स्कूल में हर क्लास का स्टूडेंट रजिस्टर बनता है कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, उनको रोल नंबर भी मिलता है, करेक्ट है। तो उसमें अभी अपने को आगे का पॉइंट आने वाला है। चेक नेम्स एंटर्ड इन द स्टूडेंट फी रजिस्टर फॉर ईच मंथ। हर एक मंथ के लिए आपको देखना है कि स्टूडेंट फी रजिस्टर में किस किस का नाम है विद रिस्पेक्टिव क्लास रजिस्टर, और क्लास रजिस्टर में किसका नाम है। मालूम पड़ा क्लास रजिस्टर में रोहन, रोशन और राहुल 3 नाम है, और फीस रजिस्टर में केवल रोशन का नाम है, रोहन और राहुल का नाम ही नहीं है। तो ये आपको दिमाग का पता चल जाना चाहिए कि भाई ये अगर क्लास में बैठे हैं तो इनके फीस रजिस्टर में नाम है क्यों नहीं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फीस रजिस्टर के स्टूडेंट्स को वहां से चेक करके ना करना है क्लास रजिस्टर में से। तो चेक नेम्स एंटर्ड इन द स्टूडेंट फी रजिस्टर फॉर ईच मंथ विद द रिस्पेक्टिव क्लास रजिस्टर। चेक फीस रिसीव्ड बाय कंपेयरिंग काउंटर फॉइल ऑफ रिसिप्ट ग्रांटेड विद एंट्रीज इन द कैश बुक। अभी आपने अगर किसी से फीस, स्कूल ने अगर किसी स्टूडेंट से फीस लिया तो उस फीस के अगेंस्ट एक पर्ची आपको स्टूडेंट को देता है, और उस पर्ची का डुप्लीकेट जो है वो हमारे पास में स्कूल के पास में होता है। आपको क्या करना है, काउंटर फॉइल से चेक करना है कि कितनी फीस काउंटर फॉइल में कितनी पर्चियां निकली है, और करस्पॉन्डिंगली कैश बुक में उतनी एंट्री आई है या नहीं आई है। नहीं तो क्या हुआ होगा, जो एम्प्लॉय ने बच्चों से फीस कलेक्ट करी है कुछ फीस उसने अपने जेब में रख ली होगी। तो चेक फीस रिसीव्ड बाय कंपेयरिंग काउंटर फॉइल्स ऑफ रिसिप्ट ग्रांटेड विद द एंट्रीज इन द चेक बुक कैश बुक। Total of the various column of the fees register for each month to ascertain the fees paid in advance have been carried forward। जो भी फीस स्टूडेंट्स ने एडवांस में भरी है वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हुई है या नहीं हुई है, या अगले साल कैरी फॉरवर्ड हुई है या नहीं हुई है, ये भी आपको चेक करना है। तो फीस को लेके आपको 3 पॉइंट अभी हमने पढ़ लिए। इसमें 3 पॉइंट क्या थे, स्टूडेंट फी रजिस्टर को क्लास रजिस्टर से क्रॉस चेक करो, काउंटर फॉइल्स को कैश बुक से क्रॉस चेक करो, और उसके बाद में जो भी आपका फीस पेड इन एडवांस है उसको प्रॉपर्ली कैरी फॉरवर्ड किया है या नहीं किया है वो चेक करो। चेक एडमिशन फीस विद एडमिशन स्लिप्स साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अभी कोई नया बच्चा एडमिट होता है स्कूल में तो आपको एडमिशन फीस भी चेक करनी है एडमिशन स्लिप से, तो उसको एडमिशन फीस देते हैं और एडमिशन स्लिप उसको देते हैं। तो एडमिशन स्लिप से आपको चेक करना है कि कितनी फीस इन्होंने ली है। साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड कंफर्म दैट द अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू द कैपिटल फंड। जो स्कूल का कैपिटल फंड है उसमें वो एडमिशन फीस का अमाउंट क्रेडिट हो गया है नहीं हुआ है वो आप चेक कर लो। सी दैट द फ्री स्टूडेंटशिप, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको फ्री में एडमिशन स्कूल देता है। सी दैट द फ्री स्टूडेंटशिप एंड कंसेशंस हैव बीन ग्रांटेड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड टू डू सो। कोई जो भी फ्री स्टूडेंटशिप और कंसेशंस है वो एक ऑथराइज्ड पर्सन ही ग्रांट कर रहा है। ऐसा नहीं कि स्कूल का कोई भी कर्मचारी आ रहा है और बोला ठीक है आप 10,000 कम दे देना, नहीं,
वो प्रॉपरली वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वेरीफाई द रेंटल इनकम फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी विद रेंट रोल्स, ठीक है। जो भी रेंटल इनकम स्कूल को हुई है वो भी आपको वेरीफाई करनी है। ये अपना सेपरेट पॉइंट है, फीस से रिलेटेड पॉइंट नहीं है, ये सेपरेट पॉइंट है अपना, दिस इज अ सेपरेट पॉइंट, ठीक है। तो फीस को लेके 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए, ठीक है ना। अब इस एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फीस फ्रॉम स्टूडेंट को लेके क्या क्या पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे। 4 मार्क के लिए आ सकता है, आपको 5-6 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर में क्या है, वेरीफाई दैट द प्रोविडेंट फंड मनी ऑफ द स्टाफ हैज बीन इन्वेस्टेड इन एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी। जो भी स्कूल का स्टाफ होता है उनका पीएफ जो काटते हैं उस एप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज में मतलब सही तरीके से इन्वेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो आप चेक कर लो। वाउच डोनेशंस इफ एनी विद द लिस्ट पब्लिश विद द एनुअल रिपोर्ट। if some donations were meant for any specific purpose, see that the money was utilized for the purpose। अभी स्कूल भी डोनेट करता है तो देखो वो जो भी डोनेशंस किए हैं, ठीक है, वो सही है या नहीं है, और जिस पर्पस के लिए डोनेशन किए थे वो पर्पस यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। Vouch all capital expenditure in the usual way and verify the same with the sanction of the committee as contained in the minute book। सारे जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हैं उनको यूजुअल वे में आपको देखना है एंड उनको वेरीफाई करना है सैंक्शन से कि भी प्रॉपरली कैपिटल एक्सपेंडिचर सैंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारे पॉइंट है आपको जो स्कूल पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे आपको याद रखने हैं। आप देखो मैंने स्टडी मटेरियल में सब कुछ इसमें कवर कर लिया जो भी रेलेवेंट पॉइंट है। आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने का काम ही नहीं है, आपको केवल ये पढ़ना है, इनको लर्न करना है। इतने इतने पॉइंट लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स 100% मिलने वाले हैं। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, हॉस्पिटल। सो अब ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल में पहला पॉइंट है रजिस्टर ऑफ पेशेंट। अब मान लीजिए आपको हॉस्पिटल में खड़े हो एज अ सीए और आपको हॉस्पिटल को ऑडिट करना है। अब आपको उस सेंस से ये क्वेश्चन को पढ़ना है। पहला है रजिस्टर ऑफ पेशेंट। अब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो एक रजिस्टर होता है ना, इस पे नाम रहता है, तुम आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, तो उसको कहते हैं रजिस्टर ऑफ पेशेंट। उसमें आप क्या चेक करोगे, वाउच द रजिस्टर ऑफ पेशेंट विद द कॉपीज ऑफ बिल इश्यूड टू देम, ठीक है। जो आप एक रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स जो है वो आपके सामने हाथ में रख लो और देखो उनको क्या क्या बिल्स इशू किए हैं, क्या क्या उनका खर्चा हुआ है। वेरीफाई बिल्स फॉर अ सिलेक्टेड पीरियड विद द पेशेंट्स अटेंडेंस रिकॉर्ड टू सी दैट द बिल्स हैव बीन करेक्टली प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब क्या करो, सैम्पलिंग बेसिस पे पेशेंट सिलेक्ट कर लो कि ठीक है ये 10-12 पेशेंट आपने सिलेक्ट कर लिए। अब उनका देखोगे उनका अटेंडेंस कितना था हॉस्पिटल के अंदर, कितने दिन के लिए वो रुके थे, और जो बिल उनका बना है वो कितने दिन के लिए बना है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो 4 दिन एडमिट था और 6 दिन का बिल बना है, ठीक है। तो आपको रजिस्टर ऑफ पेशेंट इससे लिखना है। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर ऑफ पेशेंट को वाउच करना है उनको जो बिल्स इशू किए उसके अगेंस्ट, ठीक है। और सैम्पलिंग बेसिस आपको देखना है, ठीक है, कि इन पेशेंट्स का अटेंडेंस कितना था और उसके अकॉर्डिंगली उनको कितना बिल चार्ज किया है। फिर आता है कलेक्शन ऑफ कैश। चेक कैश कलेक्शंस एज एंटर्ड इन द कैश बुक विद द रिसिप्ट्स एंड काउंटर फाइल। अभी कैश बुक में जितना भी कैश कलेक्ट हुआ है उनको रिसिप्ट्स, उनके जो काउंटर फाइल्स है, डुप्लीकेट्स है, उनसे चेक करो कि उतना ही बिल, उनको उतना ही कैश हमारे पास में कैश बुक में है क्या। मालूम पड़ रहा है कि हमारे पास काउंटर फाइल्स जो है, रिसिप्ट्स है, वो 1 करोड़ की है और कैश 90 लाख है, 10 लाख कहा गया, ठीक है ना। सो बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैश में आपको ये चेक करना है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड रेंट। अभी हॉस्पिटल भी इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपर्टीज में, रेंट में, तो आपको क्या करना है, सी बाय रेफरेंस टू द प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। अभी प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर करके भी हॉस्पिटल में होता है। उससे आप देखो कि जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है इनके अगेंस्ट क्या क्या इनकम हो सकती थी और उतनी इनकम अपने को मिली या नहीं मिली। See by reference to the property and investment register that all income that should have been received by way of rent on properties or by way of dividend or by way of interest have been collected। जो भी इनकम कलेक्ट होनी चाहिए थी क्या वो कलेक्ट हो गई या नहीं हुई। उसके बाद में रिकंसिलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस। ट्रेस ऑल कलेक्शंस ऑफ सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशंस फ्रॉम द कैश बुक टू द रिस्पेक्टिव रजिस्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, जितने भी कलेक्शन हुए हैं सब्सक्रिप्शन और डोनेशंस के रूप में, जितने भी कलेक्शन हुए हैं आपको कैश बुक से उसको रिस्पेक्टिव रजिस्टर से टैली करना है। मतलब सब्सक्रिप्शन और डोनेशन का भी एक सेपरेट रजिस्टर होता है। आपको क्या करना है, कैश बुक को वो सेपरेट रजिस्टर से कंपेयर करना है कि जितना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन और डोनेशन इस साल का लिखा है उतना कैश बुक में मिला है या नहीं मिला है। उसके बाद में ऑथराइजेशन एंड सैंक्शंस। वाउच ऑल परचेजेस एंड एक्सपेंसेस एंड वेरीफाई दैट द कैपिटल एक्सपेंडिचर वॉज इंकर्ड ओनली विद द प्रायर सैंक्शन। आपको सारे परचेज और एक्सपेंस को वाउच करना है और देखना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हॉस्पिटल ने इंकर किया है वो प्रॉपर सैंक्शन से इंकर हुआ है, एक प्रॉपर अथॉरिटी ने उसको सैंक्शन किया है, ठीक है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आके उसको सैंक्शन नहीं कर रहा है। आपको फिर चेक करना है बजट्स। बजट्स में क्या देखना है, कंपेयर द टोटल ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम विद द अमाउंट बजटेड फॉर देम। अभी कोई भी साल शुरुआत होने के पहले
हॉस्पिटल भी अपना एक बजट बनाता होगा कि हमको डॉक्टर की सैलरी का हमारा इतना बजट है, ठीक है, हमारे जो मास्क वास्क है, इक्विपमेंट्स है, उनका हमारा इतना बजट है। फिर देखो कि एक्चुअली जो खर्चा हुआ है उनके अगेंस्ट जो बजटेड अमाउंट था उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में इंटरनल चेक, एग्जामिन द इंटरनल चेक एज रिगार्ड्स द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ स्टोर्स, मेडिसिन, लिनन, एपरेटस, क्लोथिंग, इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अभी जो हॉस्पिटल के अंदर क्या बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी टैबलेट्स हो गई, आपके सर्जिकल मास्क हो गए, सर्जिकल ग्लव्स हो गए, ये बहुत छोटे छोटे पैटी पैटी आइटम्स होते हैं। आपको देखना है कि इनके अगेंस्ट इंटरनल चेक है या नहीं है। नहीं तो क्या हो रहा है कि बस एम्प्लॉय हॉस्पिटल के मास्क की बाहर बांट रहा है, ठीक है, और पैसा अपनी जेब में रख रहा है। तो इंटरनल चेक है या नहीं है। लास्ट है डेप्रिसिएशन, सी दैट द डेप्रिसिएशन हैज बीन रिटन ऑफ अगेंस्ट ऑल द एसेट्स ऑफ एट द एप्रोप्रिएट रेट्स। जो भी हॉस्पिटल के एसेट्स है उनके अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली रिटन ऑफ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हर साल डेप्रिसिएशन बराबर लग रहा है नहीं लग रहा। तो अभी मान लीजिए आप हॉस्पिटल के ऑडिट के लिए खड़े हो, सामने हॉस्पिटल के अंदर रिसेप्शन में खड़े हो, अब बताइए क्या क्या चीज़ चेक करोगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पेशेंट रजिस्टर को आपको बिल्स रिसिप्ट से टैली करना है, ठीक है, एंड देखना है कि the bills have been appropriately prepared, ठीक है, and in accordance with the attendance of the patient, ठीक है। ये एक पहला पॉइंट था। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है, वाउच द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल एंड चेक वेदर द इनकम विच शुड हैव बीन रिसीव्ड अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड, एक ही चेक करना है। फिर हमने एक्सपेंडिचर का पढ़ा था कि ऑल द एक्सपेंडिचर वाउच ऑल द एक्सपेंडिचर एंड डोनेशंस ऑफ द हॉस्पिटल, स्पेसिफिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन प्रॉपर्ली सैंक्शनड और नॉट, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट ये पढ़ा था कि हॉस्पिटल में जो आपका ये है बजट अमाउंट, ठीक है, आपको वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर को बजटेड अमाउंट से कंपेयर करना है। फिर हमने इंटरनल चेक का पॉइंट पढ़ा, एक हमने डेप्रिसिएशन का पॉइंट पढ़ा, एक हमने ये पढ़ा रिकंसिडरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन का पॉइंट पढ़ा कि जो भी कलेक्शन सब्सक्रिप्शन और डोनेशन से जो भी कलेक्शंस हैं उनको आपको कैश बुक से रिस्पेक्टिव कैश बुक से आपको टैली करना है, ठीक है। जितने भी सब्सक्रिप्शन डोनेशन है आपको सब्सक्रिप्शन और डोनेशन का जो रजिस्टर है उसको कैश बुक से टैली करना है, ठीक है। तो ये आपके हॉस्पिटल का हो गया। नाउ वी विल गो टू द क्लब, ठीक है। अब ऑडिट ऑफ क्लब, अभी आपने मुंबई या कहीं और में देखा होगा, कई बड़ी बड़ी सिटीज़ में टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े क्लब्स होते हैं, जिम खाना वगैरह होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है, और फिर आपको वो क्लब की सारी सर्विसेज फ्री होती है, जैसे कि गोल्फ हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, जिम हो गया, ठीक है, स्विमिंग पूल हो गया। तो अभी आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक क्लब की ऑडिट के लिए गए हो, तो क्लब में सिस्टम क्या होता है कि लोग मेंबरशिप लेते हैं क्लब की, ठीक है, और फिर उसकी क्लब की फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। जो वहाँ पे खाना होता है वो भी उनको चीप रेट में मिलता है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑडिट ऑफ क्लब के ऊपर। अब इसमें पहला क्या है, इसमें पहला है एंट्रेंस फीस। क्या है एंट्रेंस फीस? एंट्रेंस फीस में क्या है, वाउच द रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस विद मेंबर्स एप्लीकेशन काउंटरफाइल्स इशूड टू देम, ठीक है। अभी कोई भी मेंबर को जब हम एंट्रेंस फीस ले रहे हैं, जब उसको क्लब में आना है और हमको एंट्रेंस फीस दे रहा है, आपको क्या करना है, उसका जो रिसिप्ट है उसको आपको वाउच करना है। वाउच द रिसिप्ट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस विद द मेंबर्स एप्लीकेशन एंड काउंटरफॉल्स इशूड टू देम। कोई भी मेंबर जब जिसको क्लब में एंट्री करनी है उसको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है ना, तो उसको बोलते हैं मेंबर्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप देखो कि कितनी मेंबर्स की एप्लीकेशन अपने पास में आई है, कितनों की काउंटर फाइल्स हमने इशू करी है, मतलब कितनों की हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी है, तो उनको काउंटर फाइल्स दिए होंगे, और उतना अमाउंट आपको एंट्रेंस फीस के नाम पे चेक करना है कि एंट्रेंस फीस में उतना ही अमाउंट गया है क्या, उतना अमाउंट हमको मिला है क्या। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि काउंटर फाइल तो इशू कर दी लेकिन अमाउंट एम्प्लॉय ने अपने जेब में रख लिया, तो आपको एंट्रेंस फी चेक करनी है, ठीक है। तो एंट्रेंस फी में क्या है, वाउच द रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस विद मेंबर्स एप्लीकेशन एंड काउंटर फाइल्स इशूड टू देम। उसके बाद में सब्सक्रिप्शंस, वाउच मेंबर्स सब्सक्रिप्शन विद द काउंटर फाइल्स ऑफ रिसिप्ट इशूड टू देम, ट्रेस रिसिप्ट फॉर अ सिलेक्टेड पीरियड टू द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अभी हर मेंबर का एक रजिस्टर बनता होगा कि कितने मेंबर्स हमारे क्लब में हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, मेंबर का जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, उस हर साल क्या होता है, इनको हर साल ये लोग सब्सक्रिप्शन फी पे करेंगे, जैसे नेटफ्लिक्स का अमेजॉन प्राइम का भरते हैं ना, वैसे हर साल ये लोग सब्सक्रिप्शन भरेंगे। आपको क्या करना है, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन का जो मेंबर सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको वाउच करना है विद द काउंटर फाइल इशू टू देम। जो काउंटर फाइल उनको इशू करके दिए ना, उससे आपको उसको वाउच करना है, ठीक है। और सारे रिसिप्ट्स को आपको मेंबर से रजिस्टर से ट्रेस करना है, कि कोई मेंबर ऐसा तो नहीं है जिससे हमने सब सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं, लेना भूल गए, ठीक है। थर्ड है अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। Ensure that arrears of subscription for the previous year have been correctly brought over.
पिछले साल का कोई अरियर होगा, मतलब कोई मेंबर ने पैसा दिया नहीं होगा, बोला कि मैं अगले साल दे दूंगा, तो आपको ये एंश्योर करना है कि उसका जो अरियर है उसको करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड किया है इस साल में। नहीं तो ऐसा वो जो पिछले साल रात गई बात की वाली बात नहीं होना चाहिए। उसका जो अमाउंट ड्यू था वो करेक्टली ब्रॉट ओवर हुआ है या नहीं हुआ है, आपका वो चेक करना है। तो अभी तक क्लब में हमने 3 पॉइंट चेक करे। एक है एंट्रेंस फी, उसमें हमने बोला कि एंट्रेंस फी को आपको चेक करना है काउंटर फाइल जो इशू करी उसके अगेंस्ट और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अगेंस्ट। फिर हमने पढ़ा सब्सक्रिप्शन फीस, और सब्सक्रिप्शन हम चेक करने हैं जो काउंटर फाइल मेंबर्स को इशू किए उससे आपको उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, और सारे रिसिप्ट्स को आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर से फिर क्रॉस वेरीफाई करना है। और थर्ड हमने पढ़ा अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। उसके बाद में इररिकवरेबल मेंबर्स ड्यू। Irrecoverable member due में see the register of member to ascertain the members due which are in arrear and inquire whether necessary steps have been taken for their recovery। अभी irrecoverable member due मतलब क्या कि कोई मेंबर है जो पैसा दे ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है कि आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर देखना है, जो मेंबर्स का रजिस्टर होता है ना, आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स देखना है ये असर्टन करने के लिए कि कौन से मेंबर्स हैं जिनका फीस अरियर में है, एंड आपको इंक्वायरी करनी है कि वेदर नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर देयर रिकवरी, ठीक है ना। उसके बाद में प्राइसिंग, वेरीफाई द इंटरनल चेक एज रिगार्ड्स मेंबर्स बीइंग चार्ज्ड विद द प्राइस ऑफ फूड स्टफ्स एंड ड्रिंक्स प्रोवाइडेड टू देम एंड देयर गेस्ट। आपको देखना है कि क्या इंटरनल चेक है, क्लब का इंटरनल चेक क्या है एज रिगार्ड्स मेंबर्स चार्ज विद द प्राइस ऑफ फूड स्टफ। जो भी खाना मेंबर क्लब में खा रहे हैं, ठीक है, जो भी ड्रिंक मेंबर्स क्लब में पी रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या प्राइस चार्ज हुआ है, कैसा क्या है, ये चेक करने के लिए आपको देखना है कि इंटरनल चेक कैसा है, ठीक है। अगर इंटरनल चेक स्ट्रॉन्ग है तो फिर ऑडिटर को ऐसा मालूम है कि हाँ चलो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इंटरनल चेक वीक है तो गड़बड़ है। उसके बाद में 6th है परचेजेस, वाउच परचेजेस ऑफ स्पोर्ट आइटम्स, फर्नीचर, क्रॉकरी एटसेट्रा एंड ट्रेस देयर एंट्रीज इनटू रिस्पेक्टिव इन्वेंट्री रजिस्टर। अभी क्लब के अंदर स्पोर्ट्स का आइटम मतलब टेबल टेनिस का रैकेट लगेगा, बैट क्रिकेट की बैट लगेगी, तो ये सब जो भी क्लब के जो एसेट्स है, फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गई, ठीक है, ये सबको आपको चेक करना है उनके इन्वेंट्री रजिस्टर से कि जितनी हमारे पास फिजिकली है उतनी इन्वेंट्री रजिस्टर में है या नहीं है। मान लो फिजिकली तो कम है लेकिन इन्वेंट्री रजिस्टर में दुनिया भर की है, ठीक है, तो आपको वो चेक करना है कि परचेज बराबर हुआ है, सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद में मार्जिन्स अर्न्ड, वाउच परचेजेस ऑफ फूड स्टफ्स, सिगार्स, wines etc. and trace their sale price so as to confirm that normal rates of gross profit have been earned on their sale। आपको ये चेक करना है कि क्लब जो है मार्जिन अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, जितने में वो ड्रिंक्स खरीद रहा है, जितने में वो सिगरेट खरीद रहा है बाहर से, कौन क्लब, ठीक है, ताकि मेंबर्स उसको कंज्यूम कर पाए, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि वो कितने प्राइस में खरीद रहा है एंड एक नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो उन आइटम्स पे लगाया या नहीं लगाया, ठीक है, नहीं तो क्या हो रहा है क्लब नुकसान में चल रहा है तो आज का जो गोइंग कंसर्न है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखना है कि मार्जिन्स अर्न हुए या नहीं हुए। उसके बाद में आता है इन्वेंट्रीज, चेक द इन्वेंट्री ऑफ फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल एंड अदर एसेट्स फिजिकली विद द रिस्पेक्टिव इन्वेंट्री रजिस्टर और इन्वेंट्रीज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको क्या करना है, फर्नीचर की जो इन्वेंट्री है उसको आपको चेक करना है, स्पोर्ट्स मटेरियल को चेक करना है एंड अदर एसेट्स फिजिकली आपको चेक करना है विद द रिस्पेक्टिव इन्वेंट्री रजिस्टर। वो इन्वेंट्री रजिस्टर में कितना अमाउंट है, कितना क्वांटिटी है और फिजिकली कितना क्वांटिटी है वो आपको टैली हो जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ है तो आप मैनेजमेंट को पूछ सकते हो कि ये बचा हुआ जो एसेट्स है वो कहाँ पे, बची हुई जो इन्वेंट्री है वो कहाँ पे है, ठीक है ना। चलो तो बेसिकली हम क्लब के लिए क्या क्या पॉइंट देखेंगे, बहुत लॉजिकली सोचना। एक तो एंट्रेंस फीस, एक सब्सक्रिप्शन फीस, एक अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड हुई है क्या, एक इररिकवरेबल मेंबर ड्यू का पॉइंट था, एक परचेजेस का पॉइंट था कि आप जो वाउच ऑल द परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स, सिगार्स, कटलरी एटसेट्रा एंड ट्रेस देम टू इन्वेंट्री रजिस्टर। फिर एक पॉइंट था कि जो आपका प्राइसिंग है, ठीक है, वो आपको इसका उसके ऊपर का इंटरनल चेक देखना है कि प्रॉपर्ली इंटरनल कंट्रोल्स है या नहीं है, सही तरीके से प्राइसिंग हो रहा है नहीं हो रहा है फूड स्टफ्स का। फिर मार्जिन्स अर्न का एक पॉइंट था, ठीक है। फिर एक परचेज का इन्वेंट्री का पॉइंट था कि इन्वेंट्री को आपको फिजिकली जो है वेरीफाई करनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है क्लब्स के, ये भी एग्जाम में आ गया तो आप इसको लिख दोगे आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलो तो अभी हम हैं ऑर्डर ऑफ सिनेमा के ऊपर, ठीक है। अभी सिनेमा मतलब क्या, सिनेमा मेरे को बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सबको पता है सिनेमा मतलब क्या है। मान लीजिए आप कोई सिनेमा थिएटर के अंदर खड़े हो और आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने के लिए गए हो, तो आप क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखोगे और हमको देखना है। इसके अंदर हमारे पास में ये पॉइंट है दो। पहला तो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, सबसे पहले आपको क्या देखना है, वेरीफाई द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। अभी एक इसमें दो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एक आ सकता है जनरिक क्वेश्चन कि आप यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ सिनेमा लिमिटेड, प्लीज स्टेट द पॉइंट्स यू विल कंसीडर, वो जनरल क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आ सकता है कि यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ सो एंड सो सिनेमा लिमिटेड,
ठीक है, स्टेट द पॉइंट्स यू विल कंसीडर टू वेरीफाई द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द सिनेमा। तो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या आंसर लिखोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला लिखोगे दैट एंट्रेंस टू द सिनेमा हॉल ड्यूरिंग द शो इज ओनली थ्रू प्रिंटेड टिकट्स। अभी भी ऐसे होता है, तो बिना प्रिंटेड टिकट के आपको एंट्री नहीं मिलती है, करेक्ट है। तो सिनेमा हॉल में एंट्री जो होगी वो केवल प्रिंटेड टिकट के थ्रू ही एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद में दैट दे आर सीरियली नंबर्ड एंड बाउंड इनटू बुक्स, वो लोग वो सीरियली नंबर्ड है, ठीक है। टिकट नंबर 1, टिकट नंबर 2, टिकट नंबर 3 सीरियली वो नंबर्ड है, ठीक है, और बुक्स में बाउंड है। अब देखो आज के डेट में तो ऐसा होता नहीं है, आज के डेट में सब लोग QR कोड पे बुक माई शो से हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा पुराने जमाने का सिनेमा है, ठीक है। दैट दे आर सीरियली नंबर्ड एंड बाउंड इनटू बुक्स, दैट द नंबर ऑफ टिकट्स इशूड फॉर ईच शो एंड क्लास आर डिफरेंट। हर शो के लिए और हर क्लास की टिकट के लिए जो नंबर ऑफ टिकट्स इशू किए हैं वो अलग अलग है, ठीक है। मतलब सवेरे 3 से 6 का शो का टिकट अलग है, रात को 6 से 9 का शो का टिकट अलग है, ऐसा। दैट फॉर एडवांस बुकिंग अ सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट्स इज इशूड। एडवांस बुकिंग के लिए सेपरेट टिकट का सीरीज ही अलग है, ठीक है, जो सिर्फ एडवांस बुकिंग के लिए ही यूज होता है। दैट द इन्वेंटरी ऑफ टिकट इज केप्ट इन सेफ कस्टडी। जो टिकट का इन्वेंटरी है वो एक सेफ कस्टडी में रखा हुआ है, नहीं तो उसको कोई भी ब्लैक कर सकता है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स आप कंसिडर करोगे जब इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म आप सिनेमा का देख रहे हो, तो कि एंट्री टू द सिनेमा हॉल ड्यूरिंग शो इज ओनली थ्रू प्रिंटेड टिकट्स। फिर आप देखोगे कि एवरी टिकट इज प्रॉपर्ली सीरियली नंबर्ड एंड बाउंड टू बुक्स। फिर देखोगे ईच शो एंड क्लास हैव अ डिफरेंट सीरीज ऑफ टिकट्स, ठीक है। उसके बाद में आप बोलोगे कि फॉर एडवांस बुकिंग देयर इज अ डिफरेंट सीरीज ऑफ टिकट एंड द इन्वेंटरी ऑफ टिकट्स इज केप्ट इन अ सेफ कस्टडी। उसके बाद में अब नॉर्मल पॉइंट्स क्या है, confirm that at the end of the show a statement of ticket sold is prepared and cash collected is agreed with it। मतलब हर शो 3 से 6 का शो हो गया तो देखो कितनी टिकट सोल्ड हुई थी, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कितना कैश कलेक्ट हुआ है। तो आफ्टर एवरी शो कंफर्म दैट एट द एंड ऑफ अ शो a statement of tickets sold is prepared and cash collected is agreed with। मतलब जितना टिकट सोल्ड गया उतना कैश कलेक्ट हो गया या चेक कर लो। वेरीफाई दैट a record is kept ऑफ द फ्री पासेस। अभी कुछ होता है ना कि MLA है या आमदार खासदार है तो उसको फ्री में टिकट देते हैं, तो एक रिकॉर्ड अपने पास में सिनेमा हॉल का इसमें होना चाहिए कि कितने फ्री पासेस दिए हैं। वेरीफाई दैट द रिकॉर्ड इज केप्ट फॉर द फ्री पासेस एंड दैट दीज आर इशूड अंडर प्रॉपर अथॉरिटी। रिकंसाइल द अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड। कितना एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट किया है, क्योंकि हर टिकट में अगर 200 रुपये का टिकट है तो उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट एंटरटेनमेंट टैक्स के लेके भी गवर्नमेंट को जाता है। रिकंसाइल द अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड विद द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इशूड फॉर ईच क्लास। हर क्लास का जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इशू करी है उसके अगेंस्ट कितना एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट हुआ है वो आपको रिकंसाइल करना है। वेरीफाई द चार्जेस कलेक्टेड फॉर एडवर्टाइजमेंट स्लाइड्स। अभी आप देखते हैं मूवी हॉल्स में एडवर्टाइजमेंट के बैनर लगे होते हैं अलग अलग ब्रांड के, तो उनसे सिनेमा हॉल को इनकम होता है, अर्निंग होता है। तो वेरीफाई द चार्जेस कलेक्टेड फॉर एडवर्टाइजमेंट स्लाइड्स एंड शॉर्ट बाय रेफरेंस टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्लाइड्स एंड शॉर्ट्स एज वेल एज उनके एग्रीमेंट के साथ में भी आप क्रॉस चेक कर लो। वाउच द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। सिनेमा हॉल ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के ऊपर कितना खर्चा किया है उसका एक बार वाउच कर लो। नो पार्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज। इसमें से कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। कंफर्म द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर हैज बीन चार्ज्ड एट एन एप्रोप्रिएट रेट। मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया है वो सही रेट पे चार्ज किया है नहीं किया है वो आपको कंफर्म करना है, ठीक है। तो बेसिकली सिनेमा हॉल को लेके इतनी सब चीज़ें हमारे पास में है। एक तो हमने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल देखना है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि फ्री पासेस आपको चेक करने हैं कि फ्री पासेस जो है वो अंडर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इशू करे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ये चेक करना है एडवर्टाइजमेंट स्लाइड्स का चेक करना है उनके एग्रीमेंट के साथ में कि उनसे जो चार्ज कलेक्ट किया है वो सही तरीके से कलेक्ट किया है कि नहीं किया। जो सिनेमा हॉल ने जो एडवर्टाइजमेंट किया है और रिपेयर्स मेंटेनेंस किया आपको वो वाउच करना है। आपको डेप्रिसिएशन देखना है कि मशीनरी और फर्नीचर पे प्रॉपर डेप्रिसिएशन लगा है नहीं लगा। आपको रिकंसाइल करना है एंटरटेनमेंट टैक्स का अमाउंट, ठीक है ना। तो ये सिनेमा के लेके पॉइंट्स थे। उसके बाद में आता है ऑडिट ऑफ होटल्स। ऑडिट ऑफ होटल्स, ठीक है। अब होटल्स में क्या है, ऑडिट ऑफ होटल्स, इसमें पहला पॉइंट क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। पिल्फरिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन एनी होटल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट बी अंडरमाइंड। पिल्फरिंग मतलब क्या बोलते हैं, छोटी छोटी चोरी होना। तकिए की चोरी कर लिया होटल में से, और क्या चोरी होगा, चादर चोरी कर लिया, ठीक है, और सोप चोरी कर लिया, शैम्पू चोरी कर लिया। पिल्फरिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है होटल्स का, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही पिल्फरिंग कम होगी। पिल्फरिंग मतलब छोटी छोटी चोरी करना। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू इंट्रोड्यूस कंट्रोल्स विच विल मिनिमाइज द लीकेज एज फार एज पॉसिबल। द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ऑल टैक्सेस
collected from the occupants on food and occupation have been paid over to the appropriate authority. जितना भी टैक्स आपने जीएसटी के रूप में कलेक्ट किया है होटल के अंदर वो गवर्नमेंट को बराबर से भर दिया है. If the internal control in a hotel is weak or perhaps breaks down, then a very serious problem exists for the auditor. ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट तो बहुत सिंपल है. उसके बाद में रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग्स. द चार्ज फॉर रूम सेल्स इज नॉर्मली पोस्टेड टू गेस्ट बिल्स बाय द रिसेप्शनिस्ट or in the case of large hotel by the night auditor. The source of these entries is invariably the guest register, and audit tests should be carried out to ensure that the correct number of guests are charged for the correct period. Basically क्या होता है, जब भी आप चेकआउट करते हो तो रिसेप्शनिस्ट आपको बिल बना के देता है कि आप इतने तारीख को आए थे, इतने तारीख को जा रहे हो, आपका इतना इतना बिल हुआ, राइट. सो द चार्ज फॉर द रूम सेल्स इज नॉर्मली पोस्टेड टू गेस्ट बिल्स बाय द रिसेप्शनिस्ट. द सोर्स ऑफ दिस एंट्रीज इज द गेस्ट रजिस्टर. तो ये जो बिल आपको रिसेप्शनिस्ट देता है उसका सोर्स क्या होता है, गेस्ट रजिस्टर, कि कौन सा गेस्ट कितने तारीख को आया था, कितने बजे आया था. तो एज एन ऑडिटर को आपको क्या करना चाहिए, जो बिल्स इसे इशू किए हैं कस्टमर्स को उनको गेस्ट रजिस्टर से टैली करना चाहिए कि जितने टाइम के लिए वो पीरियड में होटल में था उतने टाइम का बिल उसको कलेक्ट हुआ है और सब जितने भी होटल में ऑक्यूपेंट्स थे उन सबको प्रॉपर बिल चला गया है. थर्ड है इन्वेंट्रीज. द इन्वेंट्री इन एनी होटल आर बोथ रेडिली पोर्टेबल एंड सेलेबल, पर्टिकुलरली द फूड एंड बेवरेजेस इन्वेंट्री. अब ये कोई भी होटल में जो इन्वेंट्री होता है वो एकदम इजीली कोई भी जेब में डाल सकता है, बाहर इजीली बिक सकता है, करेक्ट है. तो इट इज देयरफॉर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट ऑल मूवमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ सच इन्वेंट्रीज शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड. तो अगर एक रूम से दूसरे रूम में आप लिकर की बॉटल्स ले जा रहे हो, ठीक है, उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि अब रूम नंबर ए से रूम नंबर बी में सारा इन्वेंट्री शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसके बीच में भी लोग चोरी कर सकते हैं. ठीक है, द ऑडिटर शुड कैरी आउट टेस्ट टू एंश्योर दैट ऑल सच डॉक्यूमेंट इज एक्यूरेटली प्रोसेस्ड. तो इन्वेंट्रीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद आता है फिक्स एसेट्स. द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर फिक्स एसेट्स ऑफ इंडिविजुअल होटल्स आर लाइकली टू डिफर. However, many hotels account for certain quasi-fixed assets such as silver and cutlery on inventory basis. This can lead to confusion between each inventory item and similar assets which are accounted for on or more normal fixed assets basis. इसका मतलब क्या है, कुछ होटल्स क्या करती है, जो भी स्पून्स है, कटलरी है, उसको फिक्स एसेट्स के नाम पे दिखाती है, कुछ होटल्स उनको इन्वेंट्री के नाम पे दिखाती है. तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. तो एज एन ऑडिटर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर चेक करनी चाहिए कि इस होटल में अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कि क्या फिक्स एसेट रहेगा और क्या इन्वेंट्री रहेगा. लास्ट है कैजुअल लेबर. द होटल ट्रेड ऑपरेट्स टू वेरी लार्ज एक्सटेंट ऑन कैजुअल लेबर. कैजुअल लेबर मतलब आज चाहिए एक महीने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया फिर छोड़ दिया, उसको बोलते हैं कैजुअल लेबर. फिक्स्ड लेबर नहीं है. द होटल ट्रेड operates to very large extent on casual labor. The records maintained of such wage payments are frequently inadequate. तो ये casual labor का ना रिकॉर्ड्स बराबर नहीं होता है, ऐसे ही बस उठाया पैसा दे दिया भगा दिया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है बराबर से. The auditor should ensure that defalcation on this account does not take place by suggesting proper controls to the management. तो ऑडिटर को मैनेजमेंट को प्रॉपर कंट्रोल्स बताने चाहिए कि भी कैजुअल लेबर के लिए आपको क्या रिकॉर्ड कीपिंग रखनी है, कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो. तो होटल का अगर एग्जाम में आया तब क्या क्या लिखोगे, क्या क्या पॉइंट आपके रहेंगे. एक तो अपना कैजुअल लेबर का पॉइंट है, एक फिक्स एसेट का पॉइंट है, एक इन्वेंट्री का पॉइंट है, एक पिल्फरिंग का पॉइंट है, और एक पॉइंट कौन सा है, रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग्स. ठीक है, चलो उसके बाद में आता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. पहला है क्वालिफिकेशंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, जन सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक. ठीक है, फिर कोई आपका जो मुंबई वगैरह में टायर 1 सिटीज में जो अपार्टमेंट्स होते हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है ना, फ्लैट वेट होता है, बिल्डिंग्स होती है. ठीक है, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना. ABCDE 5-6 विंग होता है. ठीक है, सो अगर आपको कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर बनाया गया तब क्या क्या पॉइंट चेक करोगे. पहला है क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर. अपार्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट, सम ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स हैव परमिटेड पर्सन्स होल्डिंग अ गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स or in cooperation and accountancy, and also a person who has served as an auditor in the cooperative department of a government to act as an auditor. वो बोलता है क्वालिफिकेशन में जरूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, कुछ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरे लोगों को भी ऑडिटर बनने के लिए अलाउ किया है. अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर.
एन ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपॉइंटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब जैसे कंपनीज का रजिस्ट्रार होता है ना, हमने पढ़ा है कंपनीज का रजिस्ट्रार होता है, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी रजिस्ट्रार होता है। तो एन ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑडिटर है इज अपॉइंटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रार है वो अपॉइंट करता है, एंड द ऑडिटर सो अपॉइंटेड कंडक्ट्स द ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के बिहाफ पे वो ऑडिट करता है, कौन? ऑडिटर, एंड सबमिट हिज रिपोर्ट टू हिम एज ऑल्सो टू द सोसाइटी। और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को सबमिट भी करता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी सबमिट करता है। इसके बाद में आता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर होल्डिंग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द सेंट्रल एक्ट, in the case of a society where the liability of a member of the society is limited, no member of a society other than a registered society can hold such portion of the share capital of the society as would exceed a maximum 20% of the total number of shares or of the value of shareholding to rupees 1000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें उसके भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी अपने अपने शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो शेयर्स कौन होल्ड कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड सोसाइटी ही होल्ड कर सकती है, और 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं कर सकती है। तो कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी, मान लीजिए XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके अलावा ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी है, DEF कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो XYZ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके शेयर्स ना ये दोनों जो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो खरीद सकते हैं, लेकिन 20% से ज़्यादा वो शेयर्स नहीं खरीद सकते। वो यही बोल रहा है, नो मेंबर ऑफ अ सोसाइटी अदर देन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन होल्ड सच पोर्शन ऑफ द शेयर कॉर्पोरेट कैपिटल ऑफ द सोसाइटी एज वुड एक्सीड अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। जो भी नंबर ऑफ शेयर्स XYZ के होंगे उसका 20% होल्ड कर सकते हैं, और ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग ₹1000। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स। सेक्शन 29 ऑफ द सेंट्रल एक्ट puts restriction on loan. It states that a registered society shall not make a loan to any person other than a member. कोई भी एक सोसाइटी जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है वो अपने मेंबर्स को ही लोन दे सकती है, बाहर किसी को लोन नहीं दे सकती। However, with the special sanction of the registrar, रजिस्ट्रार के स्पेशल सैंक्शन से a registered society may make a loan to another registered society. एक रजिस्टर्ड सोसाइटी दूसरे रजिस्टर्ड सोसाइटी को लोन दे सकती है, कब? जब रजिस्ट्रार का एक स्पेशल सैंक्शन उसने ले लिया। उसके बाद में है रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग्स। सेक्शन 30 ऑफ द सेंट्रल एक्ट फर्दर पुट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग्स। अभी लोन देने की बात तो हो गई, अभी लोन लेने की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अ रजिस्टर्ड सोसाइटी शैल एक्सेप्ट लोन्स एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम पर्सन्स हु आर नॉट मेंबर्स सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट्स ऑफ द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। तो रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है वो अपने मेंबर्स के अलावा किसी से भी लोन ले सकती है। ठीक है, लेकिन वो सोसाइटी के बायलॉज के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, उसमें लिखा होता है बायलॉज में किससे लेना है किससे नहीं लेना है, लेकिन मेंबर से मत लेना, क्योंकि फिर क्या है घर में झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, डन। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट आता है। अभी रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है? तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ द सेंट्रल एक्ट, अ सोसाइटी मे इन्वेस्ट इट्स फंड इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। पहला है इन द सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल और ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ सकता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स का। तो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है? स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, in any of the securities specified in section 20 of the Indian Trust Act। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 20 में जो भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है वहां पे भी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्ट कर सकती है। इन द शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ऑफ एनी अदर सोसाइटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। कोई दूसरी सोसाइटी है उसके शेयर्स में, उसके बॉन्ड्स में, उसके डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। इन एनी कोऑपरेटिव बैंक other than a central or a state cooperative bank as approved by the registrar on specified terms and conditions। ठीक है, ऊपर बोला था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट कर सकती है, नीचे बोल रहा है कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक में कर सकती है अगर रजिस्ट्रार का स्पेशल सैंक्शन ले लिया तो। इन एनी अदर मनीज परमिटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई भी जगह, कोई भी आइटम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट परमिट करती है इन्वेस्ट करने का तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक,
any other center, any other cooperative bank with special sanction of registrar, specified security in section 20 of Indian Trust Act, फिर bond shares debentures of any other society registered with limited liability. सिंपल है. फिर है appropriation of profit as per section 33, a prescribed percentage of profits should be transferred to the reserve fund before distributing as dividend or bonus to the members. members को बोनस और डिविडेंड देने के पहले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करेगा, फिक्स नहीं है, कुछ हिस्सा आपको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना चाहिए. ठीक है, चलो ठीक है. अभी आता है स्पेशल फीचर ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑडिट. ठीक है, कोऑपरेटिव ऑडिट के स्पेशल फीचर्स क्या क्या है. ठीक है, ये अपने को देखने हैं. अब इसमें पहला आता है ये कुछ फीचर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के. स्पेशल फीचर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव ऑडिट. ठीक है, अभी कोऑपरेटिव ऑडिट पे आप गए तो कुछ तो स्पेशल फीचर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है, इसमें से ये सब, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम पूरा एक लिस्ट है, ये पूरी एक शॉर्ट में डायग्राम बनाया हुआ है आपको लर्न करने के लिए. ये डायग्राम आप पढ़ लेना. हर एक पॉइंट के ऊपर नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अपन डायरेक्टली उस पर जाएंगे. पहला है एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स. एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स. overdue debts for a period from 6 months to 5 years and more than 5 years will have to be classified and shall have to be reported by an auditor. अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने किसी को लोन दे रखा, मान लो, या कोई डेटर है. ठीक है, अब उसने 6 महीने तक पैसा नहीं दिया, तो ऐसे ओवरड्यू डेट्स मतलब ऐसे डेट्स जो ड्यू तो हो गए लेकिन पैसा नहीं आया, तो ओवरड्यू डेट्स फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months to 5 years. ठीक है, 6 महीने से 5 साल के बीच में जितने भी ओवरड्यू डेट्स है, एक तो वो पीरियड हो गया, एंड मोर देन 5 years, और 5 साल से ज़्यादा जितने हैं एक वो पीरियड हो गया. ठीक है, विल हैव टू बी क्लासिफाइड एंड शैल हैव टू बी रिपोर्टेड बाय एन ऑडिटर. ऑडिटर को उसको रिपोर्ट करना है और ऑडिटर को उसको अलग से क्लासीफाई करना है. ओवरड्यू डेट्स हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वर्किंग ऑफ अ क्रेडिट सोसाइटी. ओवरड्यू डेट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के वर्किंग के ऊपर, क्योंकि अगर ओवरड्यू डेट्स बढ़ते रहे तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकरप्ट हो जाएगा. तो आपको एज एन ऑडिटर आपको एग्जामिनेशन करना है ओवरड्यू डेट्स का, कि कितने डेट्स है जो 6 महीने से 5 साल तक है और कितने डेट्स है जो 5 साल से ऊपर है. फिर आता है ओवरड्यू इंटरेस्ट. ओवरड्यू इंटरेस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड ड्यू व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट. ठीक है, ओवरड्यू इंटरेस्ट जो है, ओवरड्यू इंटरेस्ट मतलब जो ओवरड्यू डेट है, ठीक है, उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट वो ओवरड्यू इंटरेस्ट हो गया, कि इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया लेकिन इंटरेस्ट का पैसा भी नहीं है. तो एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या बोलता है वो, कि ओवरड्यू इंटरेस्ट जो है उसको इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में से एक्सक्लूड करना चाहिए. ठीक है, और प्रॉफिट के निकालते वक्त उसको एक्सक्लूड करना चाहिए ताकि रियल प्रॉफिट मेंबर्स को दिखे. ऐसा इंटरेस्ट जो मिलने वाला है, ओवरड्यू इंटरेस्ट का कोई भरोसा नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा. ओवरड्यू इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट अक्रूड और अक्रूइंग ऑन इन द अकाउंट्स द अमाउंट ऑफ विच द प्रिंसिपल इज ओवरड्यू. ओवरड्यू इंटरेस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो कि ओवरड्यू प्रिंसिपल के ऊपर लग रहा है. ठीक है, डन. तो हमने ये भी देखा एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स, फिर हमने देखा ओवरड्यू इंटरेस्ट, फिर हम देख रहे हैं सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स. अ पिक्यूलर फीचर रिगार्डिंग द राइटिंग ऑफ द बैड डेट्स एज पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट. ठीक है, एज पर द सेल रूल्स बैड डेट्स कैन बी रिटन ऑफ ओनली व्हेन दे आर सर्टिफाइड एज बैड बाय द ऑडिटर. बैड डेट्स ये सिर्फ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी का रूल है. ठीक है, और बहुत ही पेचीदा रूल है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप बैड डेट्स को राइट ऑफ कर रहे हो तो आपको ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ ये बैड है करके. ठीक है, तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बहुत ही अलग सा फीचर है. बैड डेट्स एंड इरिकवरेबल लॉसेज बिफोर बीइंग रिटन ऑफ अगेंस्ट बैड डेट फंड एटसेट्रा शुड बी सर्टिफाइड एज बैड डेट बाय द ऑडिटर वेयर द लॉस रिक्वायर्स. ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है. फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स देयर आर नो स्पेसिफिक प्रोविजंस अंडर द एक्ट, and as such due regard shall be had to the general principles of accounting and auditing conventions and standards adopted. The auditor will have to ascertain existence, ownership and valuation of the assets. बोलता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को लेके कोई प्रोविजन एक्ट में नहीं है, तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है वो लगाने चाहिए और ऑडिटर को ये असर्टन करना चाहिए एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और वैल्यूएशन क्या है एसेट्स का. ठीक है, उसके बाद में एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. द ऑडिटर विल हैव टू असर्टन इन जनरल हाउ फार द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप हैव बीन अचीव्ड इन द कोर्स ऑफ इट्स वर्किंग. ऑडिटर को ये देखना है कि इन जनरल जिस पर्पस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया गया था वो कितने हद तक अचीव कर पाया है. ठीक है, एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. उसके बाद में आता है
उसके बाद में आता है आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। Observations of the provisions of the act. An auditor of a cooperative society is required to point out the infringement with the provisions of cooperative society act. As an auditor आपको देखना है कि cooperative society जो act है उससे क्या क्या infringement हुआ है, क्या 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 difference है, ठीक है। ऑडिटर क्या क्या cooperative society क्या क्या चीज़ें कंप्लाई नहीं कर रही है, आपको वो पॉइंट आउट करनी है एज एन ऑडिटर। वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर एंड एग्जामिनेशन ऑफ देयर पासबुक। Examination of entries in members' passbook regarding the loan given and its repayment and confirmation of loan balances in person is very much important in a cooperative organization. वो क्या बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव और सोसाइटी जो है वो अपने मेंबर को लोन दे सकती है, करेक्ट है। अभी आपको ये देखना है कि वो लोन का प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। तो एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज इन द मेंबर्स पासबुक रिगार्डिंग द लोन गिवन, मेंबर की जो पासबुक होती है उसमें लोन जो दिया है उसकी एंट्री है या नहीं आपको एग्जामिन करना है, उसका रीपेमेंट आया या नहीं है वो एग्जामिन करना है, कंफर्मेशन ऑफ लोन बैलेंसेस आपको एग्जामिन करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू अश्योर दैट द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन, ठीक है, डन। नाउ स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, ये क्या पॉइंट है, ये इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो अभी जितने भी पॉइंट्स अपन पढ़ रहे हैं ना, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा, वो बोल देगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप ऑडिटर हो, ठीक है, और नीचे गया 2-3 पॉइंट को एक्सप्लेन करो। इनमें से कोई भी 1-2 पॉइंट वो दे देगा, ठीक है। मान लो पॉइंट नंबर 6 दे दिया, पॉइंट नंबर 6 दे दिया, पॉइंट नंबर 7 दे दिया, कोई भी दे देगा, ऐसे 1-2 पॉइंट दे देगा, बोले एक्सप्लेन करो 4 मार्क के लिए, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें ये वाला पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार। During the course of audit, if the auditor notices that there are some serious irregularities in the working of the society, he may report these special matters to the registrar, drawing his specific attention to the points. ठीक है, तो अगर ऑडिट करने के दौरान अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई सीरियस इरेगुलरिटीज है सोसाइटी की वर्किंग में, तो वो रजिस्ट्रार के नोटिस में उसको ला सकता है। द रजिस्ट्रार ऑन रिसिप्ट ऑफ सच ए स्पेशल रिपोर्ट मे टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द सोसाइटी इन फॉलोइंग केसेस। फॉर इंस्टेंस द स्पेशल रिपोर्ट मे बिकम नेसेसरी, नीचे दिए गए इंस्टेंसेस में एक स्पेशल रिपोर्ट जरूरी हो जाएगा, ठीक है। अब वो कुछ ऐसे कौन से इंस्टेंसेस है, पहला है पर्सनल प्रॉफिटरिंग बाय द मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी इन ट्रांजैक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी को मैनेज करने के लिए मैनेजिंग कमिटी होगी, उस मैनेजिंग कमिटी में 7-8 मेंबर्स होंगे, तो वो अपनी पर्सनल प्रॉफिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन सोसाइटी के हैं वो खुद के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, कि मान लीजिए कोई मेंबर है, ठीक है, और उस मेंबर का कोई जीजा साला जवाई कोई है जो जिसका सीमेंट का काम है, तो सोसाइटी में जितना भी सीमेंट लग रहा है वो वही से आ रहा है, ठीक है, तो पर्सनल प्रॉफिटरिंग में जुड़े हैं, ठीक है, तो ये भी एक सीरियस इरेगुलरिटी है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रिलेटिंग टू एक्सपेंस परचेज प्रॉपर्टी एंड स्टोर्स ऑफ द सोसाइटी, ऑडिटर ने कोई फ्रॉड डिटेक्ट किया है ऑडिट करने के दौरान। स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ मिसमैनेजमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स ऑडिटर के पास में है। In the case of the urban cooperative banks, disproportionate advances to vested interest groups such as relatives of management and deliberate negligence about the recovery thereof. Cases of reckless advancing where the management is negligent about taking adequate security and proper safeguard for judging the creditworthiness of the party. अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस है, किन लोगों को तो बहुत सारा लोन दे रखा है, किन लोगों को बिल्कुल भी लोन नहीं दे रखा है, ऐसा बहुत ही मतलब फेवरिज्म चालू है, ठीक है। तो जो ऑडिटर है उसको रजिस्ट्रार को ये चीज़ रिपोर्ट करनी चाहिए। तो ये 4 इंस्टेंसेस है जहाँ पे एक स्पेशल रिपोर्ट रजिस्ट्रार को की जा सकती है, ठीक है। ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी आफ्टर जजमेंट ऑफ एन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सोसाइटी। अब आपने पूरा ऑडिट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब ये पूरा निकालने आप एक जजमेंट पास करोगे ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर। द ऑडिटर हैज टू अवार्ड अ क्लास टू द सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी क्लास होता है, A+, B+, ऐसा क्लास होता है। तो ऑडिटर को एक क्लास अवार्ड करना है सोसाइटी को कि ये कौन से क्लास में फिट बैठती है। दिस जजमेंट इज टू बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जो है वो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करके देता है कि क्या क्या क्राइटेरिया के हिसाब से कौन से क्लासेस में सोसाइटी बैठेगी। 10th है discussion of draft audit report with managing committee. On conclusion of the audit, the auditor should ask the secretary of the society to convene the managing committee meeting to discuss the audit draft report. The audit report should never be finalized without discussion with the management committee. Management committee से discuss करे बिना audit report कभी finalize नहीं होनी चाहिए। जो माइनर इरेगुलरिटीज है वो रिपोर्ट बनाते वक्त वो सॉल्व हो सकती है, मैनेजमेंट बोल सकता है कि भाई हाँ मैं इस पे एक्शन ले लूंगा। तो डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द मैनेजमेंट कमिटी बिफोर सबमिशन टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। ये अपने सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कवर करवा दिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ लास्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, ऑडिट, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे, एग्जाम में आ सकता है कि स्टेट व्हाट आर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला है ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, जितना भी पैसा मिला है, जितना भी पैसा दिया है, उसका आपके पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहना चाहिए। ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, जितना भी आपने सेल एंड परचेज गुड्स का किया है, उसका रिकॉर्ड आपके पास में रहना चाहिए। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड आपके पास में रहना चाहिए। इफ एंगेज इन प्रोडक्शन, अगर कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब उसका काम एक स्टेट के अंदर नहीं है, अलग अलग स्टेट में है, अगर वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो फिर उस केस में आपको मटेरियल, लेबर, अदर रेलेवेंट आइटम्स का बुक भी होना चाहिए। ठीक है, अब आता है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कौन एलिजिबल है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर बनने में, कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो सेक्शन 72 ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट्स दैट ये सेक्शन नंबर लर्न नहीं कर रहे हैं, स्टेट्स दैट अ पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कैन ओनली बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओनली सीए कैन बी अपॉइंटेड। हाउएवर द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल, अ बॉडी कॉर्पोरेट, an officer or employee of the multi-state cooperative society, a person who is a member or who is in the employment of an officer or employee of the multi-state cooperative society। तो ये हमने 141(3) में ऊपर पढ़ा है, ये वो सेम डिस्क्वालिफिकेशन है। a person who is a फोर्थ वाला ही अलग है, a person who is indebted to the multi-state cooperative society, वहाँ पे कितना इंडेटेड अलाउड था, 1 लाख तक का, 5 लाख तक का इंडेटस अलाउड था 141(3) में। ठीक है, और गारंटी 1 लाख तक की अलाउड थी। यहाँ पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना अलाउड है, और हु हैज गिवन अ गारंटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ एनी अदर पर्सन, उन्होंने फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, 1000 रुपये का इंडेटनेस अलाउड है। तो 1000 रुपये आजकल क्या होता है, तो ये बहुत पुराना है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये 4 डिस्क्वालिफिकेशन है। एक आदमी हु इज इंडेटेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1000 रुपीज कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, एज पर सेक्शन 73(2) द ऑडिटर शैल मेक फॉलोइंग इंक्वायरीज। अब ऑडिट कर रहा है तो कुछ इंक्वायरीज ऑडिटर को कंपलसरी करनी है। पहला क्या है, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड वेदर द टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन मेड आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ये सेम पॉइंट था हमने जो कंपनीज में पढ़ा था। ठीक है, कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं तो वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, और जो टर्म्स पे वो लोन दिया है वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट नहीं है। फिर है whether the transactions of the society which are represented merely by book entries are not prejudicial to the interest। जो भी ट्रांजेक्शंस बुक एंट्री में लिखे हैं वो सोसाइटीज के इंटरेस्ट के लिए प्रीजुडिशियल नहीं है। whether personal expenses have been charged to revenue, क्या पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में चार्ज किया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको इंक्वायरी करनी है। ठीक है, उसके बाद में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या है, टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट। अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ही चीटिंग कर रही है, बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है, तो स्पेशल ऑडिट वो लगा सकता है। अब ऐसे क्या क्या कारण है जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट अनाउंस करेगा कोई भी सोसाइटी का, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहला कारण है कि उस सोसाइटी की जो अफेयर्स है दे आर नॉट मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस के हिसाब से उसके अफेयर्स मैनेज नहीं हो रहे, मैनेज्ड एज इट वुड कॉज इंजरी टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री और बिजनेस। इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है सोसाइटी को कि वो बहुत सीरियस इंजरी क्रिएट करेगा ट्रेड में और बिजनेस में और इंडस्ट्री में। फाइनेंशियल पोजीशन इज सच एज वुड एंडेंजर इट्स इंसॉल्वेंसी। उस सोसाइटी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी खराब है कि वो आने वाले समय में इंसॉल्वेंट बन सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें 3 चीज़ें हैं, ये एंड कंडीशंस नहीं है, इनमें से कोई भी एक रहा तो वो स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट कर सकता है। अब आता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट अ स्पेशल ऑडिट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट्स फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर शैल बी कंडक्टेड। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी बोल सकता है कि भाई इस साल का स्पेशल ऑडिट इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का होगा, ये उसका ऑर्डर है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इट मे अपॉइंट आइदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिटर हिमसेल्फ टू कंडक्ट द स्पेशल ऑडिट। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दूसरा सीए अपॉइंट कर सकता है या फिर उस सोसाइटी का जो सीए है उसी को अपॉइंट कर सकता है स्पेशल ऑडिट करने के लिए। शेयर होल्डिंग रेस्ट्रिक्शन, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर फॉर अ स्पेशल ऑडिट ओनली इफ दैट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आइदर बाय इटसेल्फ और बोथ होल्ड 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन सच मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसा ऑडिट, ऐसा जो स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तभी देगी
जब वो खुद या कोई स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिला के 51% शेयर कैपिटल उसका होल्ड करती है। अगर नहीं करती है तो ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद में आता है स्पेशल ऑडिटर्स पावर। अब जो ये स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसके पावर क्या होंगे? द स्पेशल ऑडिटर हैव द सेम पावर्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू द स्पेशल ऑडिट एज एन ऑडिटर ऑफ द सोसाइटी। जो ऑडिटर को पावर है वही स्पेशल ऑडिटर को पावर रहेंगी। However, the special auditor shall, instead of making his report to the members of the society, make the report to the central government. जो स्पेशल ऑडिटर है वो अपना ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मेंबर्स को नहीं देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑडिट करवाया है। उसके बाद में आता है एक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब रिपोर्ट तो आ गई, अब इस पर क्या एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी? ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ऑडिटर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे टेक सच एक्शन एज इट कंसिडर्स नेसेसरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। रिपोर्ट मिलने के बाद में जो एक्शन चाहे वो एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। However, if the central government does not take any action on the report within 4 months from the date of its receipt, 4 महीने तक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, that government shall send to the multi-state cooperative society either a copy of or the relevant extract from the report। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो जो रिपोर्ट था ऑडिटर का, स्पेशल ऑडिटर का, वो रिपोर्ट सोसाइटी को दे देना चाहिए और फिर कोई एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती, ठीक है। इस तरीके से आपका मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी भी कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर आपका यही भी खत्म हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चार्ट रिविजन वीडियोस, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू प्रॉपरली स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। दिस चार्ट बुक इज फैंटास्टिक। पूरे 1.5 दिन के अंदर 2 बार इस चार्ट बुक को पढ़ लोगे तो ऑडिट आपके कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। चलो।